यस, ऑडिबल, ऑनलाइन। आवाज आ रहा है? एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन में आवाज आ रही है बेटा? ओके, सो कुछ डॉस कमांड्स पे काम करने बोला था, तो किया है। डॉस कमांड्स, फाइल हैंडलिंग कमांड्स, कुछ डायरेक्टरी बनाना, कॉपी करना वगैरह, वो ट्राई किया है सारा? किया है क्या? ओके, ठीक है, विल स्टार्ट इन 2 मिनट्स। तब तक, अब तक जो हमने पढ़ा है उस पे किसी को डाउट है कुछ? ऑनलाइन में डेटा टाइप्स तुमको जगह बना के देंगे, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर्स। यहां तक सबको क्लियरिटी है? ओके, सो विल सी ऑपरेटर्स। ठीक है, सो व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स? व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्यों चाहिए? हर चीज का आंसर कभी कभी ऐसा बहुत ही इलेबरेटिव रहेगा वगैरह, ऐसे नहीं होता है ना। व्हाई वी नीड ऑपरेटर्स? टू परफॉर्म ऑपरेशंस, खत्म। क्या डेफिनेशन रहेगा इसका बड़ा हमेशा? नहीं रहेगा ना। टू परफॉर्म ऑपरेशंस, खत्म। सो हमको अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। चलो क्विक, बैठो। ऑपरेटर्स, तो हमको अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स लगेंगे। तो वी हैव फ्यू ऑपरेटर्स, जिसमें यूनरी होंगे, बाइनरी होंगे और टर्नरी होंगे। ओके, यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, जैसे 10 + 20। सो प्लस इज ऑपरेटर, बट विच ऑपरेटर? नहीं, अरिथमेटिक तो बाद में, जनरलाइज। इन तीनों में से कौन सा है? इन तीनों में से कौन सा है? बाइनरी, राइट? बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन टू ऑपरेंड्स। हियर प्लस इज ऑपरेटर, 10 and 20 आर ऑपरेंड्स। अंडरस्टूड? लेट से मैं बोल रहा हूं a प्लस प्लस, हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर? हाउ मेनी ऑपरेटर्स आर देयर इन दिस? यस, ऑनलाइन। a प्लस प्लस में बोल रहा हूं, इसमें कितने ऑपरेटर्स है? कितने ऑपरेटर्स है? सोचो। ऑपरेटर एक ही रहेगा ना, एक ही ऑपरेटर है ना वो, पूरा मिला के यूनरी ऑपरेटर है ना वो, राइट? क्यों यूनरी है? क्योंकि उसके साथ कितने ऑपरेंड है? 1 ऑपरेंड।
सो इस पे नहीं डिसाइड होता है, वो इस पे डिसाइड होता है कि उस ऑपरेटर के साथ कितने ऑपरेंड है. अकॉर्डिंगली इट इज डिसाइडेड एज यूनरी, बाइनरी और टर्नरी. Yes, now audible. Okay, so I'll repeat. So let's say मैंने यहाँ पे लिखा है a प्लस प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस प्लस मतलब ऑपरेटर, ठीक है. यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस इज ऑपरेटर. यहाँ पे मैंने लिखा है a b एंड c, तो यहाँ पे दिस टुगेदर इज ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर. तो कितने ऑपरेंड है उसके साथ? इसके साथ एक ऑपरेंड है तो यूनरी, इसके साथ दो ऑपरेंड है तो बाइनरी, इसके साथ तीन ऑपरेंड है तो टर्नरी. ठीक है. सो यूनरी समझेंगे बाद में, टर्नरी समझेंगे बाद में. नाउ विल फोकस ऑन बाइनरी ऑपरेटर्स. तो बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या क्या है? बाइनरी ऑपरेटर्स में हमारे पास है अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल. वैसे बिटवाइज ऑपरेटर भी है बट वो लास्ट में कवर करेंगे. फिलहाल अभी अपने को जो कैलकुलेशंस करने हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है अरिथमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल. अंडरस्टूड? बाइनरी ऑपरेटर जिसको दो ऑपरेंड रहेंगे. तो अभी समझते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर. विल स्टार्ट विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो हियर वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेटर. सो क्या क्या आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर? अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मॉड, सॉरी डिवीजन एंड मॉड. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड, ये सब आएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर. तो एवरीवन नोज वर्किंग ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन. अब डिवीजन और मॉड का डिफरेंस समझो. डिवीजन और मॉड के इसमें मतलब यहाँ पे देखो 10 प्लस 2 12, 10 माइनस 2 8, राइट. 10 into 2 20. So you know working of this. इसका वर्किंग क्लियर है. अब मैं अगर बोल रहा हूं कि 10 डिवाइडेड बाय 2 और 10 मॉड 2, तो जब मैं डिवीजन करता हूं, लेट से क्या किया है मैंने इन दोनों केस में, 10 को 2 से डिवाइड किया है, राइट. तो 2 5 जा 10, नीचे क्या बचेगा 0 0, राइट. सो व्हेन आई परफॉर्म डिवीजन, जब मैं डिवीजन परफॉर्म करता हूं तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलता है? क्वोशंट. मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा? 5, राइट. और जब मैं मॉड करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है? रिमाइंडर. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? 0. अंडरस्टूड? डिवीजन और मॉड का डिफरेंस समझे? डिवीजन और मॉड का डिफरेंस समझ में आया क्या? ओके. सो विल टेक सम एग्जांपल. लेट से अभी सिंपल बताओ. 11 मॉड 5, 11 मॉड 5 बोला है मैंने. 11 मॉड
5. What will be the answer? Everybody, what will be the answer? 1. अब मैं बोल रहा हूं 11 divided by 5. What will be the answer? What will be the answer? 2. पॉइंट क्यों आएगा बेटा? सिर्फ 2 आएगा ना. 5 2 जा 10. क्या बचा नीचे? 1. तो जब मैं डिवीजन करता हूं तो मुझे क्वेश्चन मिलेगा, जब मैं मॉड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा. इंटीजर है ना दोनों, तो इंटीजर के साथ अगर कैलकुलेशन होता है तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा. तो पॉइंट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना. समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीबॉडी? पॉइंट में अगर आंसर लाना था तो फिर तुम्हारा ये 10.0 होना चाहिए, 11.0 होना चाहिए. एक वैल्यू उसकी क्या होनी चाहिए? फ्लोट होनी चाहिए. समझ में आ रहा है? फ्लोट होनी चाहिए. फिर फ्लोट होनी चाहिए तो फिर फ्लोट के साथ मॉड ऑपरेशन नहीं होता. समझ में आ रहा है? फ्लोट के साथ सिर्फ डिवीजन ही ऑपरेशन होता है. करेक्ट है ना वो? क्योंकि जो भी रिजल्ट आ रहा है तुमको क्वोशंट में मिल जा रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड? इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो सबको क्लियर है. रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, डिवीजन कैसे होता है. समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके. सो दिस इज अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कि हमको डिवीजन देगा, क्वोशंट, मॉड देगा, रिमाइंडर. तो अब हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. अब ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, किस पे परफॉर्म करने हैं? लेकिन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पे. तो इंफॉर्मेशन पे परफॉर्म करना है तो इंफॉर्मेशन पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी? स्टोर करनी पड़ेगी. मुझको चाय बनानी है तो चाय पत्ती, दूध वगैरह सब मुझे पहले लाके बर्तन में रखना पड़ेगा ना, और फिर ये प्लस माइनस जो भी है मुझे मिक्स करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मुझे जगह चाहिए, और जगह चाहिए और उसमें मुझे वो वैल्यू रखनी है. तो पहले हम वो प्रोसेस समझेंगे. कौन सी? कि जगह बनानी कैसे, उसमें वैल्यू रखनी कैसे. दैट इज सिंपली डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, वो वाला पार्ट समझेंगे. अंडरस्टूड? ऑपरेशंस तो करने हैं लेकिन किस पे करोगे? डेटा पे ना. तो डेटा पे करोगे तो डेटा स्टोर होना चाहिए ना कहीं पे. सो वो वाला पार्ट समझो. तो मुझको क्या करना है? अभी 2 नंबर के एडिशन करनी है. 2 नंबर के एडिशन करनी है. मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर रेडी है, राइट? तो 2 नंबर के एडिशन करनी है तो अल्गोरिदम क्या होगा? अल्गोरिदम ये होगा कि पहले मुझे एक नंबर लगेगा, फिर मुझे दूसरा नंबर लगेगा, फिर इन दोनों के एडिशन करनी है. इन दोनों के एडिशन मिलने के बाद स्टोर करने के लिए मुझे एक तीसरा नंबर लगेगा. मतलब 3 नंबर की, मतलब 3 जगह की रिक्वायरमेंट है मेरी. मुझे 3 कंटेनर चाहिए. अंडरस्टूड? अल्गोरिदम क्लियर है क्या? पहला नंबर के लिए कंटेनर लूंगा, उसमें नंबर लूंगा, दूसरा कंटेनर, उसमें एक नंबर लूंगा, फिर दोनों के एडिशन करूंगा, और फिर उसका जो रिजल्ट आता है क्या करूंगा? तीसरे कंटेनर में स्टोर करूंगा. क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? कैसे करना है वो? डिक्लेरेशन कैसे करना है? डिक्लेरेशन कैसे करना है? फॉर डिक्लेरेशन मुझे एक जगह चाहिए, इंटीजर स्टोर करना है. 4 बाइट लगेंगे. तो कौन बना के देगा? इंट. जो वो जगह बना के देगा उस जगह को एक नाम लगेगा. तो मैं बोल रहा हूं नंबर 1. देन दिस इज हाउ आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल. तो जो हमने मेमोरी डायग्राम पढ़ी है, ठीक है, एक बेसिक तुमको स्ट्रक्चर दे देता हूं पहले. ठीक है, ये जो पूरा कोड लिखने वाले हम फिलहाल किस में लिखने वाले हैं? मेन के अंदर लिखने वाले हैं, राइट? अभी हम फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो एक ही फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज मेन. और जो भी काम करने वाले हैं फिलहाल हम कहाँ पे करने वाले हैं? मेन के अंदर. तो ये मेन वगैरह के गाइडलाइंस में तुमको देता हूँ. ठीक है, मेन लिखना पड़ेगा, फिर उसके अंदर ये कोड लिखना पड़ेगा. तो इसके अंदर ये कोड मैं लिखना स्टार्ट किया हूँ. लेकिन अब मेमोरी डायग्राम पे पार्ट समझो. मेमोरी डायग्राम में हमने क्या बोला है कि भाई मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कोड सेगमेंट बनाती है, एक डेटा सेगमेंट बनाती है. डेटा सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक है तुम्हारा क्या? स्टैक. एक है तुम्हारा ग्लोबल एंड स्टैटिक.
और एक है तुम्हारा हीप। तो अब जो मेमोरी मिलेगी मेन में, मतलब फंक्शन में लिखा है मैंने, तो फंक्शन को क्या बोला हमने, जब भी फंक्शन को कॉल मिलता है उसको एक स्टैक फ्रेम मिलती है अपनी, मतलब ये मेन जैसे कॉल होगा उसको यहाँ पे एक स्टैक फ्रेम मिलेगी। अब ये पहली स्टैक फ्रेम आई है, किसकी आई है, मेन की, राइट। तो ये सब जो जगह मिलेगी कहाँ पे मिलेगी, मेन में मिलेगी। तो मैंने बोला इंटीजर नंबर 1, तो जैसे मैंने इंटीजर नंबर 1 बोला, क्या किया ओएस ने, मुझे 4 बाइट अलोकेट करके दिए। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल एड्रेस थे, मतलब रैम के जो भी अवेलेबल एड्रेस थे, वहां पे मुझे 4 बाइट, लेट से 2000 से लेके 2004, ये 4 बाइट अवेलेबल मिल गए और उसको नाम दिया है NO1, नंबर 1। अभी इनिशियली इसमें फिर क्या वैल्यू रहेगी, तो लेट से 4 बाइट मिलते हैं, मतलब ही क्या मिलता है, 4 बाइट मिलना ही मतलब क्या, 32 बिट मिलना। तो 32 बिट मिलना मतलब ये पूरा जो नंबर 1 है, ये यहाँ पे ये 32 बिट्स रेडी हो गए। अब बिट है वो, तो बिट का 2 ही वैल्यू होता है, एक तो 0 या एक तो 1। तो इनिशियली जब मैं कुछ नहीं देता हूं, तो इनिशियली कुछ नहीं देता हूं तो रैंडम इसमें क्या रहेगा, रैंडम 0101 कुछ भी हो सकता है ना। तो रैंडम 0101 है, तो इन सबको मिला के एक नंबर बनता होगा, कोई भी कुछ भी एक रैंडम नंबर बनता होगा। बट वो मेरे काम का है क्या, कुछ वो नंबर मेरे काम का है क्या, नहीं। तो मेरे काम का वो नंबर नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जो चीज मेरे काम की नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, कचरा बोलते हैं, कचरा गाड़ी में डालते हैं उसको, राइट। काम की चीज नहीं है तो गार्बेज बोलते हैं ना। तो इनिशियली जब मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा तो रैंडम बिट सेट रहेंगे, इसके वजह से इसमें क्या है अभी, गार्बेज। तो ऑन डिक्लेरेशन में बोलूंगा वेरिएबल में अभी गार्बेज वैल्यू है। अभी बस मुझे जगह मिली है, उस जगह में कुछ भी हो सकता है, मुझे वो गार्बेज हटा के अभी मेरा एक नंबर डालना है, राइट। तो गार्बेज हटा के मुझे एक नंबर डालना है, तो ये हुआ डिक्लेरेशन। अब मैं क्या करूंगा, नंबर 1 इक्वल्स टू 10 ऐसे बोलता हूं, राइट। नंबर 1 इक्वल्स टू 10। तो अब ये 10 बना मेमोरी में, मेमोरी में 10 बना, तो 10 कहां पे बना होगा, कहीं पे भी एक जगह पे। 10 एक वैल्यू क्रिएट होगी ना टेम्पररी, उसको डमी वैल्यू बोलेंगे। समझ में आ रहा है, एक डमी वैल्यू तैयार हुई, समझ में आ रहा है। ये जो 10 है मेमोरी में, 10 को भी भाई 4 बाइट मिले होंगे ना, और 10 का भी कुछ 0101 सेट होगा ना, समझ में आ रहा है। अब वो जो वैल्यू है मैं इस नंबर 1 को असाइन कर रहा हूं। तो वर्किंग कैसे रहता है, जब भी इक्वल्स टू ऑपरेटर आता है तब LHS RHS, तो हम क्या करेंगे, RHS की वैल्यू LHS में कॉपी करेंगे। समझ में आ रहा है, पहले RHS में जाएगा फ्लो, RHS से वैल्यू उठा के किधर डालेगा, LHS में। तो कैसे डालता है वो वैल्यू, वो समझो, इसको बोलेंगे बिटवाइज कॉपी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक डमी में यहाँ पे कहीं पे वो 10 बन गया, और उस 10 को मैं बिट बाय बिट क्या कर रहा हूं, बिट बाय बिट क्या कर रहा हूं, इसमें कॉपी कर रहा हूं। मतलब इस लेवल पे वो एग्जीक्यूशन समझो। ये है तुम्हारा नंबर, ये नंबर में अभी रैंडम वैल्यूज है, तुमने 10 बनाया, तो 10 कहाँ पे बना होगा, वो 10 कहीं पे यहाँ पे डमी में बना होगा। उस 10 के पास जाने का लोकेशन है क्या मेरे पास, 10 तक मैं अलग से जा सकता हूँ क्या, नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डमी, कि जब तक मेरी पकड़ में है तब तक है, एक बार मेरी पकड़ से छूट गया वो वैनिश हो जाएगा। तो अभी मेरे पकड़ में है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मेरी पकड़ में है, उस 10 को उठा के किस में डाल रहा हूँ, नंबर में। तो अभी 10 भी एक इंटीजर है, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे 32 बिट और ये 10 के भी 32 बिट, बट ये बिट रैंडम है। और ये जो है वो 10 होने के कारण इसके बिट बराबर बाइनरी सेट है, क्या 010100000000, ये 10 का बाइनरी कोड है एक्चुअली, ठीक है। 1010 ये 10 जो इंटीजर है उसका बाइनरी कोड है, पर मुझे लेना देना है क्या उससे, बाइनरी कैसे बनता है क्या बनता है, ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ। बाइनरी वर्किंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। मेरा है क्या, मेरा काम कहाँ पे खत्म हो रहा है, मैं नंबर 1 में 10 डाल रहा हूँ यहाँ तक, फिर 10 बाइनरी में रिप्रेजेंट करना या नंबर 1 बाइनरी में रिप्रेजेंट करना, ये सब किसका काम है,
ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टूड, ऑनलाइन, गेटिंग एवरीबॉडी, ठीक है। तो सिंपली बिटवाइज कॉपी मतलब क्या होता है, मैंने अभी क्या बोला इधर, नंबर 1 इक्वल्स टू 10, मतलब ये 10 के जितने भी बिट्स है वो नंबर 1 में कॉपी हो रहे हैं बिट बाय बिट, मतलब ये 0 इसमें कॉपी हुआ, ये 1 इसमें कॉपी हुआ, ये 0 इसमें कॉपी हुआ, ये 1 इसमें कॉपी हुआ, और आगे के सारे 0 0 0 0 जो थे पूरे 32 के 32 बराबर क्या हुए, उसको ओवरराइट कर दिए। जो पहले गार्बेज थे उन सारे गार्बेजेस को क्या कर दिए, ओवरराइट। तो गार्बेजेस को ओवरराइट कर दिए, और अब अगर तुम इस नंबर 1 को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, 10 पढ़ोगे ना इसको, क्योंकि इसके बिट अभी 10 के इक्वल सेट हो गए कि नहीं, तो इस पे तुम क्या पढ़ने लग जाओगे, इसमें क्या आ जाएगा 10, इसमें 10 आ जाएगा, ये मेमोरी चला जाएगा। आगे चल के अभी जब भी मुझे 10 की जरूरत है मैं किससे मांगूंगा, नंबर 1 से मांगूंगा ना, समझ में आ रहा है। सो सिंपली दिस इज हाउ we have declared one variable and this is how we have assigned some value to that variable, clear। थोड़ी देर बाद अगर मैं बोलता हूं कि नंबर 1 इक्वल्स टू 20, इसका मतलब क्या हो रहा है, डमी में एक 20 बन रहा है और 20 का एक एक बिट इस नंबर 1 के पहले जो बिट थे उनको ओवरराइट कर दे रहा है, मतलब 10 हट के अभी वो नंबर 1 में क्या दिखेगा, 20 दिखेगा, सिंपल। सो इस तरीके से वर्क करेगा। क्यों बता रहा हूं ये चीज इतनी डिटेल में, वो अभी आगे समझेगा, ठीक है। ये बिटवाइज कॉपी या डमी वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे समझो। ये है नंबर 1 एंड इसमें आ गया 10। उसी तरीके से मैं क्या डिक्लेरेशन करूंगा यहाँ पे, नंबर 2। तो नंबर 2 नाम का एक बॉक्स बनेगा जिसमें इनिशियली क्या होगा, गार्बेज। फिर मैं नंबर 2 इक्वल्स टू क्या बोलूंगा, 20, मतलब एक डमी में कहीं से 20 होगा, वो किस में कॉपी हो जाएगा, वो कॉपी हो जाएगा, गार्बेज को ओवरराइट करके नंबर 2 में क्या आएगा, 20। अब नंबर 1 में 10 है, नंबर 2 में है 20, ये दो वैल्यूज है मेरे पास, अंडरस्टूड। इस तरीके से मैंने क्या किया है, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट। अब एक काम जो है, मतलब डिक्लेरेशन और असाइनमेंट में एक साथ ही अगर कर देता हूं तो उस पार्ट को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, राइट। मतलब ही क्या, मैंने बोला इंटीजर नंबर 3 इक्वल्स टू 50, तो ये मेमोरी में कैसे बनेगा, ये मेमोरी में बनेगा नंबर 3 और तुरंत ही इसमें क्या आ जाएगा, 50। प्रोसेस सेम है, इधर एक डमी रहेगा, डमी में से वो 50 इधर आएगा, बट गार्बेज के चांसेस है क्या उसमें, कोई नहीं। क्यों, क्योंकि मेमोरी बनते ही मैंने क्या किया है, उसको असाइन कर दिया है। तो असाइनमेंट और डिक्लेरेशन एक साथ ही करते हैं, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जब भी मैं बोलूंगा कि दैट वेरिएबल इज नॉट इनिशियलाइज, इसका मतलब क्या, कि भाई वो सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है, उसमें अब तक वैल्यू तुमने खुद की डाली नहीं है। दिस इज डिक्लेयर्ड, नाउ इट इज इनिशियलाइज्ड। समझ में आ रहा है, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट टुगेदर इट इज इनिशियलाइजेशन, राइट। समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड, क्लियर है क्या। तो इसका मतलब मैं बोलता हूं कि भाई इनिशियलाइज 2 वेरिएबल्स एंड डिक्लेयर्ड 1/3 वेरिएबल फॉर रिजल्ट, तो तुमको क्या समझना चाहिए इस चीज से, कि मुझे 2 वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं, मतलब 2 वेरिएबल में वैल्यू चाहिए, और तीसरा सिर्फ डिक्लेयर रहा तो भी चलेगा, उसमें वैल्यू की जरूरत नहीं है। इन दोनों की जब एडिशन करूंगा तब उसको इनिशियलाइज करूंगा, अंडरस्टूड। वर्ड्स मैटर करेंगे तब, मैं क्या बोल रहा हूं वो तुमको क्लिक होना चाहिए, इसलिए ये सारा पार्ट समझा रहा हूं कि दिस इज डिक्लेरेशन, दिस इज असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट एंड डिक्लेरेशन टुगेदर इज इनिशियलाइजेशन, अंडरस्टूड। तो कैसे बनानी है जगह वो क्लियर है। अब आते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर पे वापस। तो एक सिंपल कोड, एक सिंपल टास्क पूछता हूं, मैं अगर बोलता हूं 10 + 20 और यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूं, मेन है 10 + 20 किया मैंने और सेमीकोलन दे दिया, खत्म। विल दिस कोड वर्क, विल दिस कोड वर्क एवरीबॉडी, ये तो सीधा नो बोल दी तुरंत, क्विक, इंस्टेंट। व्हाट अबाउट अदर्स, नो, नो, पक्का,
क्यों? क्योंकि सर वेरिएबल ही नहीं है। हमको तो जब तक वेरिएबल नहीं दिखता हमको सब कंपाइलेशन एरर ही लगता है, क्योंकि हमको डमी मेमोरी वगैरह पता ही नहीं है, राइट? सो दिस कोड विल वर्क। समझ में आ रहा है कैसे वर्क? यहाँ पे है 10, तो 10 कहाँ पे है फिलहाल? डमी में। इधर है 20, 20 कहाँ पे है फिलहाल? डमी में। तो इन दोनों डमी का एडिशन होगा और यहाँ पे क्या आके रुकेगा? 30। वो 30 भी कहाँ पे है फिलहाल? डमी में। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो सिंपल चीज समझना है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू। तो 10 और 20 का एडिशन करने के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर ने इधर 30 रिटर्न करके दिया। अब वो 30 रिटर्न करके दिया तो जरूरी नहीं कि वो 30 हमेशा ऐसे किसी वेरिएबल में ही जाना चाहिए बेटा। समझ में आ रहा है क्या? वो 30 यहाँ पे आके रुका है, तुमको यूज करना है तो करो, नहीं तो मत करो। तो तुमने अगर नहीं यूज किया तो क्या होगा? सिंपली कोड अगले लाइन पे चला जाएगा, वो इधर जो 30 आके रुका था डमी में वो वैनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डमी पे जब तक मेरी पकड़ है तब तक डमी एग्जिस्ट करता है, नहीं तो बाद में मैं डमी तक नहीं पहुंच सकता ना। सो ये डमी पता ना होने के कारण मोस्ट ऑफ द लोग इसको कंपाइलेशन एरर लिख के आएंगे। इसको क्या, इसको तो 100% लिखेंगे, मतलब लिखेंगे। मैं मेन के अंदर इतना 10 सेमीकोलन दे दिया, चलेगा क्या ये कोड? चलेगा? चलेगा। क्यों? क्योंकि 10 वहां पे रुका है, 10 को जगह मिली है। किधर मिली है? डमी में। डमी से तुमको 10 को कॉपी अगर करवाना है तो तुमको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? तो तब तुम क्या करते हो? तब तुम कोई एक इंटीजर ए बना लेते हो। मतलब मेमोरी में क्या होगा? सिंपली ये ए बनेगा विद गार्बेज, राइट? और दूसरे लाइन पे ये 10 बनेगा, बट 10 कहां पे बना? डमी में बना। फिर अगर तुमने यहाँ पे इक्वल्स टू ए किया है तो ये जो डमी में का 10 है वो किस में कॉपी होगा? ए में कॉपी होगा। और अगर तुमने ये लाइन नहीं लिखी है तो वो 10 वहां पे रह के वो वैनिश हो जाएगा अगले लाइन पे। तो इसके लिए कंपाइलेशन एरर थोड़ी आना होता है। समझे क्या कंप्यूटर साइंस के लोग? समझे क्या? ऐसा होता है वो। सो दैट्स व्हाई दैट डमी इज इंपॉर्टेंट बेटा। समझना होता है वो कि क्यों होता है पार्ट डमी वाला इंपॉर्टेंट। ये इस वजह से कि नहीं तो हम इन सब चीजों को क्या लिख के आते हैं? कंपाइलेशन एरर। क्योंकि हमको हमेशा वो देखना होता है कि अरे वेरिएबल ही नहीं है उधर। नहीं है वेरिएबल तो नहीं है, मेमोरी तो मिल रही है ना। कहाँ पे मिल रही है? एट सम प्लेस। एट सम प्लेस, बस उस प्लेस का मेरे पास लोकेशन नहीं है, पर मैं होल्ड करके रखा उस मेमोरी को। मतलब जैसे ये 10 अभी इस लाइन पे मेरे कंट्रोल में है कि नहीं, अगले लाइन पे मेरे कंट्रोल के अंदर बाहर, कंट्रोल से बाहर जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं? अगर ये इस लाइन पे मेरे कंट्रोल में है तो मैं इसको क्या कर रहा हूं? तुरंत मेरे पास जो एक परमानेंट वेरिएबल मैंने बना के रखा है उसमें स्टोर कर रहा हूं। और फिर बोल रहा हूं कि भाई ये जो डमी का है वो चला भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने वो जो वैल्यू थी मेरे पास कॉपी कर ली ऑनलाइन। समझ में आया क्या बेटा कैसे है? तो अंडरस्टूड? सो ऐसा है। तो वो रिटर्न, वो वैल्यू डमी में आके रुकती है, वो समझना है। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो मैं क्या करता हूं फिर? यहाँ पे मैं एक ए बनाता हूं, एक बी बनाता हूं। तो मेमोरी में क्या बना? मेमोरी में बना ए जिसमें है गार्बेज। फिर मेमोरी बना बी जिसमें भी है गार्बेज। फिर अगले लाइन पे मैं असाइनमेंट करता हूं। मैं बोलता हूं कि ए में क्या डालो? 10, बी में क्या डालो? 20। तो ए में क्या आ जाएगा? इधर डमी में से कोई एक 10 कॉपी किया जाएगा। ये बार बार 3-4 एरो क्यों दिखा रहा हूं? टू रिप्रेजेंट दैट बिटवाइज कॉपी। तो बिटवाइज कॉपी होगा इसमें 10, इसमें बिटवाइज कॉपी होगा 20, राइट? तो अभी ए में 10 है, बी में 20 है। नेक्स्ट लाइन पे मैं लिख रहा हूं ए प्लस बी। सो विल दिस वर्क? विल दिस वर्क? अरे अब तो यस बोलो। 10 और 20 आके रुका है ना भाई उधर। क्या आदत है तुमको कि नहीं सर इधर सी लिखा ही नहीं है? तो नहीं लिखा है सी तो ये ए प्लस बी आके डमी में रुक के चला जाएगा वैल्यू।
बट यहाँ पे क्या आके रुका है, a मतलब 10, b मतलब 20, तो इस a और b का एडिशन हुआ, एडिशन होके एक 30 वैल्यू मिली, अरिथमेटिक ऑपरेटर ने वो वैल्यू रिटर्न की, रिटर्न करके वो वैल्यू कहाँ पे रुकेगी, इसी जगह पे जहां पे एडिशन दिया है, इसी जगह पे वो वैल्यू रुकेगी। तो ये जगह भी मेरे कंट्रोल में है, कब तक, इस लाइन पे हूं तब तक। तो ये मिला मुझे 30। अब ये 30 मुझे रखना है, ये 30 मुझे कहीं पे परमानेंटली स्टोर करना है, तो मेरे पास जगह है क्या, है नहीं, क्यों है ना, ये 4 बाइट है कि नहीं, ये 4 बाइट है कि नहीं, तो इन दोनों में से किसी भी एक में मैं ओवरराइड करके दे सकता हूं कि नहीं, दे सकता हूं, और उसमें से कोई भी एक को प्रिंट कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कल को मुझे इस ए और बी की बाद में फिर जरूरत पड़ती है, तो मैं वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये 30 ने इस 10 को ओवरराइड कर दिया, तो उस 10 वैल्यू की जरूरत मुझे आगे अगर पड़ने वाली है, तो गया ना, वो ओवरराइट हो गया ना। इसलिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिस्टर्ब ना किए बगैर क्या करता हूं, एक तीसरा वेरिएबल बनाता हूं सी, और बोलता हूं ये जो डमी में रुका 30 है, ये क्या करो, उस सी में कॉपी करो। तो उस सी में कॉपी करो तो यहाँ पे सी बनेगा, इसमें क्या आ जाएगा 30। इन दोनों के एडिशन होके डमी में जो 30 रुका था, वो 30 किस में आ गया, वो 30 किस में आ गया, सी में आ गया। फिर अगली लाइन पे मैं क्या करूंगा, प्रूव करूंगा कि सी में 30 है, एडिशन हुआ है, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कैसे दूंगा, कैसे दूंगा, अरे बाबा सी में 30 है, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कैसे दूंगा, प्रिंट करके, प्रिंट करके दूंगा ना, प्रिंट करूंगा कि एडिशन क्या है, 30 है। अंडरस्टूड, समझते हैं एवरीबडी। सो एडिशन जो है वो 30 आई, वो प्रिंट करके प्रूव करूंगा। तो प्रिंट का सिंटैक्स मैं बताता हूं, उससे पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या, बताओ। सो दिस इज हाउ थिंग शुड वर्क, समझे, क्लियर है क्या, है या नहीं, डमी वैल्यू समझ में आया क्या, परत सांगू, ओके। सी, मैं बोल रहा हूं इंट ए एंड इंट बी, मतलब ये दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए, दो वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद इनिशियली उसमें क्या रहेगा, चलो वापस, ये पूरा कोड मैंने लिख के रखा है, ये पूरा कोड लिख के रखा है, इसके अकॉर्डिंग मैं मेमोरी डायग्राम के साथ जाता हूं। तो मेमोरी डायग्राम के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा, ए, जिसमें क्या होगा गार्बेज, फिर क्या होगा बी, जिसमें क्या होगा गार्बेज, फिर ए इक्वल्स टू 10, तो कहीं पे डमी से 10 किस में जाएगा, ए में, डमी से 20 किस में जाएगा, बी में, मतलब ये वैल्यू नहीं जाती है, एक एक बिट कॉपी होता है, तो एक नई वैल्यू क्रिएट होती है वहां पे, राइट। फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे आया, तो मैंने क्या बोला है, जब भी इक्वल्स टू ऑपरेटर आता है LHS RHS, तो सबसे पहले हमारा फ्लो किधर जाएगा, RHS में। तो RHS में आया हमारा फ्लो, RHS में फ्लो क्या बोल रहा है कि भाई 10 और 20 इन दोनों का एडिशन करो, तो इन दोनों का एडिशन किया, अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू, तो रिटर्न की गई वैल्यू यहाँ पे आके रुक गई, यहाँ पे आके मतलब यहाँ पे एट दिस प्लेस, इससे वो वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, RHS में कॉपी कर रहा हूँ। और RHS में मैंने क्या किया है, तुरंत एक वेरिएबल बनाया है सी, तो ये जो 30 वैल्यू है तुरंत किस में इनिशियलाइज हो गई, सी में इनिशियलाइज हो गई, अंडरस्टूड। और फिर ये सी को मैं प्रिंट करता हूं, तो मुझे प्रूफ मिलेगा, राइट। कल को मैं ये वैल्यू चेंज करूंगा, फिर यहाँ पे 100 लूंगा, यहाँ पे 200 लूंगा, तो आंसर 300 आएगा, सिंपल, अंडरस्टूड। यहां तक क्लियरिटी है क्या, सो दिस इज हाउ वी विल राइट आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो पहला प्रोग्राम अगर मुझे लिखना है, तो गाइडलाइन समझो, एक सी का प्रोग्राम अगर तुमको लिखना है, तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सी प्रोग्राम लिखने के लिए लगने वाली सामग्री क्या है, सबसे पहले यू विल नीड अ टेक्स्ट एडिटर, एक टेक्स्ट एडिटर लगेगा, टेक्स्ट एडिटर। सो फिर मैं नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ, कोड लिखने वाला हूँ, तो पता कैसे चलेगा कल को कि वो सी प्रोग्रामिंग की फाइल है, मैं उसको .c नाम के एक्सटेंशन से
स्टोर करूंगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .c। तो अब समझ में आया कि ये सी की फाइल है। फिर इस सी की फाइल में कोड रहेगा। तो कोड में जैसे मैं शुरू करता हूं, सबसे पहले आएगा कमेंट्स, कुछ ये कोड किस रिलेटेड है, क्या है, ऐसा मुझे अगर कुछ कमेंट्स देनी है तो मैं यहाँ पे कमेंट्स दे सकता हूँ। सो दोज आर ऑप्शनल। जरूरी है क्या कि देने ही पड़ेंगे, नहीं। तो ये पार्ट क्या है, ऑप्शनल। समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट लाइन पे कुछ मुझको फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे कुछ हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हेडर फाइल इंक्लूजन। तो हेडर फाइल इंक्लूजन इन सी प्रोग्रामिंग इज नॉट मैंडेटरी। समझ में आ रहा है। सी प्रोग्रामिंग में तुमने हेडर फाइल्स नहीं भी प्रोवाइड की तो भी इम्प्लिसिटली तुमको वो आईडीई वो चीज प्रोवाइड करके देता है। सो दैट इज ऑल्सो ऑप्शनल। अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट लाइन पे अगर कुछ एक्स्ट्रा के ग्लोबल डिक्लेरेशंस तुमने करके रखे, अगर कुछ एक्स्ट्रा के ग्लोबल डिक्लेरेशंस करके रखे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, ग्लोबल डिक्लेरेशंस, राइट। सो जरूरी है क्या हर फाइल में ग्लोबल डिक्लेरेशंस होंगे ही। सो दीज आर ऑल्सो ऑप्शनल। तो फिर सर सारा ये ऑप्शनल है तो मैंडेटरी क्या है। सो मैंडेटरी है कि उस फाइल में क्या होना चाहिए, मेन फंक्शन होना चाहिए। सो ग्लोबल डिक्लेरेशंस के बाद होगा तुम्हारा मेन फंक्शन, एंड दिस मेन फंक्शन इज मैंडेटरी। ये मेन फंक्शन होना चाहिए फाइल के अंदर, राइट। सो मेन फंक्शन के बाद यहाँ पे होगा सम ग्लोबल फंक्शन जो लिखे हैं मैंने, वहां पे होगा सम क्या, कुछ ये लिखता हूं अदर फंक्शंस। सो दिस अदर फंक्शंस आर आल्सो ऑप्शनल। तो पूरे गाइडलाइंस में एक ही थिंग कंपलसरी है, दैट इज मेन। तो अगर मैं ऐसा एक फाइल बनाता हूं demo.c और यहां पे लिखता हूं मैं void main और ब्रैकेट ओपन करके छोड़ देता हूं, सो विल दिस कोड वर्क। ये कोड को कंपाइल एंड रन करूंगा तो होगा क्या, यस होगा क्या, आया ना एवरीवन ऑनलाइन। इतना दूर क्यों जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, गाइडलाइंस दिए हैं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो होते हैं कि नहीं सारे, क्या बोल रहे हैं गाइडलाइंस, मेन फंक्शन होना चाहिए। मेन फंक्शन है कि नहीं, मेन फंक्शन के अंदर कुछ होना चाहिए, लिखा है क्या मैंने उधर किधर, क्या होगा, आउटपुट नहीं आएगा कुछ, प्रोग्राम रन होगा, स्क्रीन ब्लैंक आएगी, बट रन तो होगा ना कोड। फिर जो भी कोड मुझे करना है मैं इस मेन के अंदर करूंगा, और मेन के अंदर ये कोड करने के बाद मैं उसको रन करूंगा। क्लियर है। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, तो क्या करोगे, void main, then you are saying integer a equals to 10, b equals to 20, this is initialization। एक एक लाइन मैंने बचाई, मैंने डिक्लेरेशन करते समय ही असाइनमेंट दे दिया, मतलब इनिशियलाइज किया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, डिक्लेयर करते समय ही असाइनमेंट दे दिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया उसको। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b। तो एज पर दी मेमोरी डायग्राम, एज पर दी मेमोरी डायग्राम, ये जो स्टैक है तुम्हारा, सबसे पहले ग्लोबल एंड स्टैटिक एंड हीप। तो जैसे ही सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल देती है, मेन को, तो सबसे पहला स्टैक फ्रेम आ गया किसका, मेन का, और वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। लाइन बाय लाइन जाना है, आए पहले पे क्या बना, ए जिसमें क्या आ गया 10, फिर क्या बना बी जिसमें क्या आ गया 20, फिर आरएचएस में आए क्या हुआ
दोनों का एडिशन होके 30 बना, 30 रुका है डमी में, डमी से मैंने उसको क्या किया, सी नाम के एक वेरिएबल में कॉपी किया, अंडरस्टूड, सी नाम के एक वेरिएबल में कॉपी किया। अब सी में 30 है ये प्रूव करने के लिए मुझे उसको प्रिंट करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट के लिए मेरे पास फिर क्या है, प्रिंट के लिए मेरे पास है एक फंक्शन, राइट, मल्टीपल फंक्शंस रहेंगे अपने पास अलग अलग कामों के लिए, तो उसमें प्रिंटिंग करने के लिए अपने पास फंक्शन है, तो उस फंक्शन का नाम है प्रिंट एफ। दिस इज द सिंटैक्स, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डबल कोट्स, ठीक है। इस डबल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो स्क्रीन पे क्या होगा, प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे इस डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं क्या, सी। So what will be the output on screen? What will be the output on the screen? Everybody. C या 30? C या 30? C आएगा, बिकॉज मैंने ये चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी है। तो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा जाता है वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है, उसका वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये C क्या है, वेरिएबल, ये C क्या है, स्ट्रिंग। तो मुझे उसको बोलना है कि भाई वहां पे C नहीं चाहिए, वहां पे क्या चाहिए, 30 चाहिए। फिर वो बोल रहा है कि ये 30 जो है वो तुम कहाँ पे दो, डबल कोट्स के बाहर दो, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर तो मेरे लिए सारा क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है, फिर ये डबल कोट्स के बाहर कॉमा करके मैं ये सी पास कर देता हूं। फिर सवाल आता है कि वो प्रिंट कहाँ पे करना है, तो प्रिंट कहाँ पे करना है, तो वो बोलेगा कि जहां पे भी तुमको सी प्रिंट करना है वहां पे तुम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर दे दो। अब सी क्या है, सी इज ए इंटीजर, तो हमने कल देखा था इंटीजर के लिए क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर, %d। तो जहां पे भी तुमको सी प्रिंट करना है वो बोलता है वहां पे क्या लिखो, %d लिखो। तो सिंपली क्या होगा अभी, प्रिंट एफ %d, सबसे पहला जो वेरिएबल उसको यहाँ पे दिखेगा %d में वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो तुम्हारे स्क्रीन पे अभी आउटपुट आएगा 30, समझ में आ रहा है। लेकिन अब किसी को ऐसा प्रिंट करना है कि द एडिशन इज 30, राइट, किसी को अगर ऐसा मैसेज देना है द एडिशन इज 30, तो वो क्या करेगा, प्रिंट एफ बोलेगा एडिशन इज या एडिशन इक्वल्स टू, यहां पे उसको वो 30 चाहिए ना, तो यहां पे वो दे देगा वो वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर, और डबल कोट्स खत्म होने के बाद बोलेगा कि ये जो सी है यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, अंडरस्टूड, दिसतंय का तुला, ये जो सी है यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, येतंय लक्षात एव्हरीवन। सो ऑनलाइन, अंडरस्टूड। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ऐसा प्रिंट करना है, द एडिशन ऑफ 10 and 20 इज 30, एडिशन ऑफ 10 and 20 इज 30। तो एडिशन ऑफ 10 and 20 इज 30 अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ, अब 10 किस में है, ए में, तो ए को तो मैं डायरेक्ट वहां पे नहीं प्रिंट कर सकता, तो मैं बोल रहा हूं कि ए के लिए क्या रख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो एडिशन ऑफ ए एंड फिर मुझे वापस क्या प्रिंट करना है, बी, तो बी के लिए क्या लिख देता हूं, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फिर बोलता हूं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज सी, तो सी के लिए भी क्या लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये मेरा डबल कोट यहाँ पे क्लोज। फिर मुझे बताना है कि भाई पहले %d में ए जाना चाहिए, दूसरे में बी और तीसरे में सी, तो वो ए कॉमा बी कॉमा सी मैं क्या करूंगा, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे एक के बाद एक पास करूंगा। अगर मैं यहाँ पे गलती से बी कॉमा सी कॉमा ए कर दिया तो द एडिशन ऑफ 20 and 30 इज 10, ऐसा आंसर आएगा। तो रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली समझता है ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना कभी, रिस्पेक्टिवली मतलब क्या, पहला पहले को, दूसरा दूसरे को और तीसरा तीसरे को, जो भी 3 भेजे गए हैं एक के पीछे एक, बराबर क्या करेंगे, अपना अपना जगह वहां पे ऑक्यूपाई करेंगे, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, अरे लक्षात एवरीवन, इस तरीके से वो काम होगा, समझे।
सो अब मैं यहाँ पे ये सी लिखना भूल गया। अब मैं यहाँ पे सी लिखना भूल गया तो क्या होगा? यहाँ पे मैं सी लिखना भूल गया, क्या होगा? एज पर योर प्रीवियस नॉलेज। ओके, सो तेजस सेज एरर। ठीक है, बाकी लोग क्या बोलते हैं? सी लिखना मैं भूल गया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पहला परसेंट डी तू ये रीड कर, दूसरा परसेंट डी तू रीड कर, तीसरा परसेंट डी बोल रहा है कि मेरे लिए रीड करने के लिए है ही नहीं कुछ। तो क्या होगा फिर वहां पे? क्या बताओ ना, अरे एक ही आंसर आ रहा है ऑनलाइन में भी। तुमको क्या लगता है क्या होगा? कितने लोगों को लगता है एरर आएगा? सो इन दैट केस, अगर मैं यहाँ पे वो वेरिएबल देना भूल गया तो दिस विल रीड एनी रैंडम 4 बाइट्स। मैं उसको एक स्पेसिफिक जगह या वो वैल्यू नहीं दे रहा हूँ रीड करने के लिए, तो वो रैंडम कोई भी 4 वैल्यू पढ़ेगा। सो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, पर प्रिंट तो होगा, गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। और दूसरा सिनारियो कि मैंने यहाँ पे सी तो दे दिया है, लेकिन उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना भूल गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, इतना प्रिंट करके वो खत्म कर देगा। वो बोलेगा कि भाई सी है, बट मैं क्या करूं, मेरे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है वो सी तक जाना है करके। समझे? क्लियर है? सिनारियो क्लियर है क्या? तो जैसा चाहिए वैसे डिजाइन में तुम मैसेज वहां पे प्रिंट कर सकते हो। समझे? क्लियर है? तो बेटा, अगर मैं ये सी वेरिएबल नहीं लेता हूं, अगर ये सी वेरिएबल ही नहीं लेता हूं मैं, और मैं बोलता हूं द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, मतलब यहां पे समझो चाहिए तो सी प्रिंट करना था ना, तो सी है ही नहीं मेरे पास, मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्रिंट करता हूं, तो चलेगा कि नहीं? क्यों चलेगा? क्योंकि इस परसेंट डी को यहाँ पे एक वैल्यू चाहिए। वो वेरिएबल की बात नहीं कर रहा है, उसको वहां पे एक वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी एक वैल्यू रिटर्न करके देता है कि नहीं? वो वैल्यू कहाँ पे रुकी है? डमी में। तो ये उस डमी को रीड कर लेगा कि नहीं? तो इसलिए वो डमी बोल रहा हूं बार बार कि ऐसा भी तुम कर सकते हो, बट ऐसा तुम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी तुमने सी में ले लिया है, तो सी 10 जगह पे यूज कर सकते हो, बार बार एडिशन करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने सी वेरिएबल नहीं लिया तो बार बार तुमको क्या करना पड़ेगा? ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। समझे? ऑनलाइन में सब लोग? यस। सो चलो, शस्त्र उठाओ और लड़ो। एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ऑनलाइन में भी सब लोग चलो। और जिसको किसी को डाउट आता है वो बताओ, स्क्रीन शेयर करो, मैं सॉल्व करके देता हूं। चलो चलो, वेट किसका कर रहे हो? लैपटॉप निकालो चलो। लेक्चर में लैपटॉप निकाल के ही रखना है, क्योंकि लेक्चर प्लस लॅब एक कन्सेप्ट होने के बाद इम्प्लिमेंटेशन ऐसा हो। काय प्रॉब्लेम आहे? लॅपटॉप नाही का तुझ्याकडे? हा, मग तिथे बस. तुझ्याकडे पण नाही का? मग तिघं चौघं मिळून एक शेअर करा आणि डिस्कस करा, याच्यासोबत बसा दोघं। और लैपटॉप लाना है कल से, ठीक है? यस, ऑनलाइन अंडरस्टूड बेटा एवरीवन? सबको समझा है क्या? गुड, ठीक है। सो जो लोग आज पहली बार ज्वाइन किए हैं, प्लीज फिल दिस फॉर्म। जिन लोगों ने ऑलरेडी भर के रखा है, सो उन लोगों ने नहीं भरा तो भी चलेगा। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द कोड। फिर एक कोड में तुमको नोटपैड पे करके दिखाऊंगा, वो मैं करके दिखाऊंगा, तुमको नहीं करने की जरूरत। तुम सीधा आईडीई से डेव सी प्लस प्लस ओपन करके स्टार्ट कर सकते हो। यस, ऑनलाइन पीपल लिखो, ताकि तुमको अभी कुछ डाउट्स आए तो मैं वो सॉल्व करके दूंगा,
तब जाके तुम आगे के कुछ कोड्स कर पाओगे। बेसिक आज एक पहला असाइनमेंट तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे, जो सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर होगा। बेसिक एकदम छोटे छोटे कैलकुलेशंस। यस बोलो। नाही नाही, डेव C++ इन्स्टॉल नाही केलं का? कालपासून काय विचारतोय बेटा मी? काही VS कोड तर VS कोड मध्ये कर ना, तुला माहिती आहे का कसं करतात त्यात? मग माहित करून घे, ते विचार मला, ते म्हणतोय मग हे कधी विचारायला सांगितलं होतं? काल। ऐसे मत करो, इसीलिए तो कल का प्रिपरेशन वही बोला था ना, आईडी इंस्टॉल करके रखो। क्यों कर रहे हो ये सब? मत करो। हेल्प लो, जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। वाई यू आर यूजिंग गेट ch बेटा? वाई नो, आई एम आस्किंग वाई। वाई पूछ रहा हूँ मैं, बस बाकी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। वाय तो वाय सर कॉलेजमध्ये वापरायचं नाही। इट इज नॉट दैट रीजन। इधर ऑनलाइन में कितने लोगों को पता है गेट ch? गेट ch क्या करता है? नहीं ना बेटा मुस्कान, उसको वैसे मत करो ना, वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन वो करो कि नहीं उसमें? A B वेरिएबल लेना पड़ेगा, फिर वो सब करो ना। हाँ, तो ठीक है वो करो, मैं बाद में डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पे। यू शुड नो दी वाई ऑफ ईच एंड एवरी सिंटैक्स। हर सिंटैक्स का वाई पता होना चाहिए कि सर ये यहाँ पे क्यों लिखते हैं, इसका पर्पस क्या है। बिना वाई क्लियर करके लिखना ही नहीं है। अब इधर जो लोग इंट मैन लिख रहे हैं, इन लोगों ने CPP का फाइल बनाया होगा, तो इनको वो CPP कंपल्शन करता है, बोलता है कि वर्ड मैन नहीं लिखने का, इंट मैन लिखने का। तो उसके पीछे भी क्या रीजन है, कैसा है, वो मैं बताऊंगा बाद में। बट अगर सी का फाइल लोगे तो यू आर अलाउड टू राइट वर्ड मैन। एम आई राइट और नॉट? दोज हु हैव टेकन इंट मैन, वर्ड की जगह पे जिन्होंने इंट मैन लिखा है, एम आई राइट और नॉट कि तुम लोगों ने .cpp फाइल बनाई होगी? यस यस, आई नो दैट। इंट मैन लिखना है, फिर रिटर्न 0 लिखना है, बट क्यों लिखना है वी डोंट नो। सो यही तो हम पढ़ाएंगे। हम वही बोल रहे हैं कि वी विल क्लियर योर ईच एंड एवरी वाई। वाई क्लियर होना चाहिए बेटा, वाई इज मस्ट। हर एक सिंटैक्स, कोई भी सिंटैक्स बिना वाई जाने नहीं लिखना है। जैसा था, जैसे अभी इसने तुरंत वो गेट ch लिखा, क्यों लिखा गेट ch? इधर ध्यान दो, मैंने किधर भी गाइडलाइन में गेट ch का जिक्र किया क्या? मैंने बोला क्या कहीं पे गेट ch लगने वाला है करके? नहीं। कल को किसी कंपाइलर में प्रॉब्लम आएगा तब मैं बताऊंगा ना, बट अभी के कंपाइलर्स में प्रॉब्लम नहीं आता है। मैंने तो बहुत दिनों से गेट ch नहीं देखा है किधर। अब देखो, अजिंक्य ने तो वॉइड लिखा है मेन, बट फिर उसने वो रिटर्न 0 भी लिखा है। रिटर्न 0 क्यों लिखा है, मुझे वही नहीं समझ आया अभी। फिर क्या जरूरत है बेटा उसकी? तो वैसे भी एंड पॉइंट है ना, लास्ट लाइन है कि नहीं? मेन की है, लास्ट लाइन है कि नहीं? तो उसके बाद तुम लिख रहे हो क्या वैसे भी कुछ? नहीं लिख रहे हो ना? तो तुम नहीं लिख रहे हो तो रिटर्न 0 क्यों करेंगे हम वहां पे? क्यों करेंगे वो बताऊंगा फिर कभी। ओके, तो चलो बैक टू द पॉइंट। एक 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 मीथ बस्ट, एक मीथ बस्ट करता हो। मीथ ही है वो। मीथ समझता है ना? क्या मीथ मतलब क्या?
मीथ मतलब क्या? अरे हाँ, भ्रम, भ्रम, भ्रम बोल रही है, एक प्रॉपर वर्ड बताओ। अफवाह, गैर समझ, कैसा है कुछ? चलो गैर समझ बोलते हैं उसको, सिंपल, या मीथ ही बोलते हैं ना भाई। तो मीथ समझो क्या है। अभी इसने क्या किया, सिंपली इसने लिखा वॉइड मैन, और यहाँ पे वो पूरा एडिशन का कोड उसने बराबर किया, और लास्ट लाइन पे वो लिख रही है गेट सी एच, लास्ट लाइन पे लिख रही है गेट सी एच, क्योंकि उसने कभी ना कभी वो कोड किया होगा। टर्बो सी वगैरह जो कंपाइलर रहते थे, उसमें होता ये प्रॉब्लम था कि वो स्क्रीन नहीं होल्ड करते थे, राइट? जब प्रोग्राम तुम्हारा एग्जीक्यूट हो जाता है तो स्क्रीन नहीं होल्ड करते थे। समझ में आ रहा है? तो अभी ये गेट सी एच क्यों यूज किया है यहाँ पे? क्योंकि ये स्क्रीन होल्ड करता है, ऐसा तुमको लगता है, वो स्क्रीन नहीं होल्ड करता है। गेट सी एच एक यूजर से कैरेक्टर स्कैन करके मुझको देता है बेटा। ये गेट सी एच एक कैरेक्टर स्कैन करके यहाँ पे वो कैरेक्टर रिटर्न करके देगा। वो रिटर्न किया गया कैरेक्टर कहाँ पे आके रुका है? डमी में, डमी में आके रुका है, और आगे वो वैनिश हो जाएगा। तो मेरा काम क्या था एक्चुअली? मेरा काम स्क्रीन रोकना था, तो एज अ जुगाड़ मैंने उसको यूज किया है वहां पे। समझ में आ रहा है? एज अ जुगाड़ यूज किया है, क्यों? स्क्रीन होल्ड करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब कोड यहाँ तक आया और गेट सी एच बोला तो अभी कोड रुका है। कोड क्या बोलता है? एक कैरेक्टर दो, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो तुमको लग रहा है कि अरे स्क्रीन होल्ड की है, वो रुका है किस लिए? कि एक कैरेक्टर देने के लिए। जैसे ही तुम वो कैरेक्टर लिखते हो, वो कैरेक्टर यहाँ पे डमी में आके रुकेगा, और वो लास्ट लाइन ऑफ कोड होने के कारण तुम्हारा वो जो क्या है कंसोल होल्ड करके रखा था वो वैनिश हो जाएगा। फिर ये गेट सी एच अगर तुम नहीं लिखते हो तो तुरंत रन होके वैनिश हो जाता है। लेकिन अभी के कंपाइलर्स तुम्हारे होल्ड कर रहे हैं कि नहीं? तो तुमको गेट सी एच अलग से लिखने की जरूरत है क्या? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? पर्पस समझे क्या? गेट सी एच अलग से यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी के जो कंपाइलर्स तुम यूज कर रहे हो, दे आर एबल टू होल्ड द स्क्रीन। समझे? यहां तक क्लियरिटी है ऑनलाइन? अरे समझ के आया क्या सबको? क्यों लिखना है वो समझ में आया क्या? या क्यों नहीं लिखना है वो भी समझ में आया क्या? जिस दिन स्क्रीन होल्ड नहीं करेगा उस दिन मैं यूज करूंगा। अब स्क्रीन होल्ड कर रहा है, मैं क्यों यूज करूंगा भाई? अननेसेसरी, पर्पज ही नहीं है उसका कुछ। समझे? क्लियर है? क्लियर है क्या? व्हेन यू राइट हियर void main, तो अगर तुम्हारे फाइल का एक्सटेंशन डॉट सीपीपी है, तो कुछ कंपाइलर्स में सीपीपी फाइल बोलती है कि void नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे इंट चाहिए। तो यहाँ पे अगर इंट चाहिए तो सेटिस्फाई करने के लिए रिटर्न भी यहाँ से एक इंट करना पड़ता है। तो वो पार्ट जब फंक्शंस आएगा तो फंक्शन में क्लियरिटी से बताऊंगा। अभी के लिए मैं बस इतना बोलूंगा कि फाइल एक्सटेंशन तुम अगर डॉट सी लेते हो तो उसमें void main चलता है, राइट? void मीन्स नथिंग। सो नथिंग है तो नीचे रिटर्न क्यों कर रहे हो कुछ? समझे? छोड़ो वो सब। एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्लियर है क्या? सबने किया है ऑनलाइन? ऑनलाइन तो आंसर भी आए हैं सब लोगों के। क्लियर? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर है? सो सिंपली अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके मैं मल्टीपल काम कर सकता हूं अभी। जैसे कि सिंपल, अब लॉजिक लगाना है मुझे, बस अल्गोरिदम बिल्ड करना है प्रॉपरली। क्या है? एक 1 2 3 ऐसा एक नंबर है मेरे पास। अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 1 + 2 + 3 निकालना है। मतलब कल को 4 5 6 रहेगा, कोई भी रैंडम 3 डिजिट नंबर रहेगा, मुझे जो भी वो 3 डिजिट नंबर है, इधर ध्यान दो बेटा, जो भी वो 3 डिजिट नंबर है उस 3 डिजिट नंबर की सम निकालनी है। मतलब इनपुट देखो, 1 2 3 अगर इनपुट है तो आउटपुट शुड बी 6, 3 4 9 अगर इनपुट है तो आउटपुट शुड बी 16। समझ में आ रहा है? 7 3 4 अगर नंबर है तो आउटपुट शुड बी 14। समझ में आ रहा है? ये रिक्वायरमेंट है मेरा। अंडरस्टूड? करना क्या है? ये काम करना है कि कोई भी एक 3 डिजिट नंबर है, उस 3 डिजिट नंबर का मुझे सम प्रिंट करना है, राइट? तो सोचो हम ये कैसा करेंगे। एक नंबर है मेरे पास बस,
उस नंबर का मुझे सम करना है। यस, क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या होगा, इधर क्या करना पड़ेगा अपने को? अगर इन तीनों नंबर की सम करनी है तो पहले मुझे ये 3 अलग करना पड़ेगा, ये 2 अलग करना पड़ेगा, ये 1 अलग करना पड़ेगा, और फिर इन अलग किए गए नंबर्स की मुझे एडिशन करनी पड़ेगी। तो इन 3 नंबर को मुझको अलग करना है, तो मैं कैसे करूंगा? हम्म, बताओ बताओ। ये 1 2 3 है, इस 1 2 3 से मुझे 3 अलग करना है, 1 2 3 से 3 अलग करना है। मतलब नॉट ओनली 1 2 3, या इसको कल को कोई भी एक नंबर हो सकता है। कल को 3 4 9 है तो 9 अलग करना है, 3 7 3 4 है तो 4 अलग करना है। तो मुझे सिंपली जो लास्ट डिजिट है, क्या बोलते हो तुम उसको, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस सेपरेट करनी है पहले, उसको अलग निकाल लेना है। ठीक है, तो पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, देखो सामग्री क्या क्या लगेगी। ये नंबर के लिए एक वेरिएबल, राइट, फिर ये 3 अलग किया उसके लिए एक वेरिएबल, ये 2 अलग किया उसके लिए एक वेरिएबल, और ये 1 अलग किया उसके लिए एक वेरिएबल, राइट। 1 2 3 4 वेरिएबल, और फिर इन तीनों के एडिशन करके स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल। ऐसे 5 वेरिएबल मुझे लगने वाले हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आ गई, 5 वेरिएबल लगने वाले हैं। और फिर मैं क्या करूंगा, उससे एक एक नंबर निकालूंगा। सो एक एक नंबर निकालूंगा। तो मुझे अगर यूनिट प्लेस का नंबर चाहिए तो मैंने उस नंबर को किस नंबर से मॉड करना चाहिए? उस नंबर को मैं 10 से मॉड करूंगा। समझ में आ रहा है? ये जो भी नंबर है मेरे पास, सी आई एम हैविंग दिस नंबर 1 2 3, मैं इस 1 2 3 मतलब इस नंबर को मॉड करूंगा कितने से? 10 से। इस नंबर को मॉड करूंगा 10 से। तो किसी भी नंबर को अगर कुठला काय है, सम ऑफ 3 डिजिट, वेट वेट, लेट मी एक्सप्लेन, करतो मी चेक। नंबर मॉड 10, सो नंबर मॉड 10 अगर मैं करता हूं, सो नंबर मॉड 10 करता हूं तो मुझे यूनिट प्लेस मिलेगी हर बार। मतलब ये अभी 1 2 3 है तो मुझे 3 मिलेगा। तो ये जो मैंने वेरिएबल लिए हैं सारे, क्या क्या वेरिएबल लिए है मैंने? मैंने लिया है नंबर, मैंने लिया है R1 R2 R3 और सम। इतने सब वेरिएबल, इतनी जगह मैंने डिक्लेयर करके रखी है। मतलब मेरा एज पर माई मेमोरी डायग्राम क्या क्या है मेरे पास? नंबर है जिसमें है गार्बेज, R1 है जिसमें है गार्बेज, R2 है जिसमें है, हमेशा लाइन बाय लाइन जाना है। हाँ, मेमोरी डायग्राम में कभी जंप नहीं करना है। जैसे भी तुमको पता है नंबर में 1 2 3 होने वाला है तो तुम क्या करते हो, तुरंत नंबर 1 यहाँ पे 1 2 3 लिखते हो। आगे बताऊंगा प्रॉब्लम क्यों आती है। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है एज इट इज। नंबर R1 R2 R3 R4, सॉरी नॉट R4, सम। ठीक है, R1 R2 R3 और सम। इनिशियली सब में क्या है, गार्बेज। फिर मैं आया नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन पे मैंने बोला कि नंबर में 1 2 3 डालो, क्योंकि मुझे जिस नंबर की सम करनी है वो 1 2 3 है। सो ये आ गया इधर 1 2 3, समझ में आया? ये इधर आया 1 2 3। अब 1 2 3 से तुमने क्या किया, नंबर मॉड 10, मतलब 1 2 3 को मॉड 10 किया, कितना बचेगा नीचे? कितना बचेगा नीचे? अरे 1 2 3 को मॉड किया ना 10 से, कोई भी नंबर को 10 से मॉड करो, यूनिट प्लेस, कितना बचेगा? 3। वो 3 आके कहाँ पे रुका है? डमी में। डमी से तुमने उसको किस में डाला? R1 में।
तो R1 में डाला तो R1 में क्या आ गया अभी, R1 में आ गया अभी 3, R1 में क्या आया 3, राइट। अब मुझे उस 1 2 3 में से 2 निकालना है, इज इट पॉसिबल? 1 2 3 में से मुझे 2 निकालना है, नंबर में क्या है 1 2 3, तो इसी नंबर के साथ कोई एक ऑपरेशन करके उस 2 को निकालना पॉसिबल है क्या? यस, डिवाइड बाय 10 करता हूं, अब ये बोल रहा है डिवाइड बाय 10, तो डिवाइड बाय 10 अगर किया मैंने 1 2 3 को, 1 2 3 को डिवाइडेड बाय 10 किया, तो क्या बच रहा है मुझे 12, मुझे 12 नहीं चाहिए ना, मुझे 2 चाहिए, राइट। ठीक है, तो सीधा इस नंबर से 2 निकालते आ सकता है क्या? नहीं, लेकिन इस नंबर से 12 तो निकाल पाया ना मैं, और फिर 12 में से 2 निकाल सकता हूं कि नहीं? पहले नंबर में से 12 बाजू करता हूं और फिर 2 निकालता हूं, अंडरस्टूड। तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं फिलहाल इस नंबर से 1 2 3 में से 12 बाजू में करना है मुझको, तो उसके लिए मुझे फिर एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल लगेगा Q1। लेट से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या लिया मैंने, Q1, और मैंने क्या बोला कि ये जो नंबर है इसको मॉड किया, अब इस नंबर को डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद किस में स्टोर करो, Q1 में। तो यहाँ पे जो Q1 बना था जिसमें इनिशियली था गार्बेज, अब उस Q1 में क्या आ जाएगा, उस Q1 में क्या आ जाएगा 12, उस Q1 में आ गया 12। अब 12 में से 2 निकाला जा सकता है कि नहीं? उसी तरीके से जैसे 1 2 3 में से 3 निकाला, राइट। तो 1 2 3 में से 3 निकाला, तो 1 2 3 किस में था, नंबर में, 12 किस में है, Q1 में। तो क्या करूंगा मैं, Q1 मॉड 10, तो Q1 को मॉड 10 करता हूं तो कितना बचता है 2, तो वो 2 में किस में स्टोर करता हूं, R2 में। तो R2 में क्या आ जाएगा, R2 में आ जाएगा 2, R2 में 2 आने के बाद उसी 12 से मैं 1 निकाल सकता हूं, 12 से मैं 1 निकाल सकता हूं कि नहीं? कैसे कैसे? अरे ओनली 1 पर्सन इज गिविंग आंसर्स ऑनलाइन, बेटा क्या कर रहे हो बाकी लोग? Q1 मॉड 10 किया, उसी तरीके से Q1 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, R3, इसमें क्या आ जाएगा 1, समझे, इसमें क्या आ जाएगा 1, 1 आने के बाद रेडी है तुम्हारा, मेमोरी में देखो R1 R2 R3 रेडी है, तो क्या करोगे, सिंपली सम इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट्स इट, और उस सम को प्रिंट करोगे, ये हो गया तुम्हारा कोड। अब इसको चेक करते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। तो वो दूसरा नंबर लेट से 734 लेता हूं मैं, राइट, 734 लेता हूं एज पर माय कोड। पहले मेमोरी डायग्राम में क्या बना, नंबर, फिर R1, फिर R2, फिर R3, फिर सम, और फिर Q1, और इनिशियली इन सब में क्या है, इनिशियली इन सब में क्या है, गार्बेज, राइट। लाइन नंबर 1 लाइन नंबर 2 तक में आ गया। अब मैं आया लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 3 पे मैंने नंबर में गार्बेज हटा के क्या डाला, 734। मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, एक्सपेक्टेड आउटपुट है 14, राइट। तो 734 डाला, फिर अगले लाइन पे आया, अगले लाइन पे RHS में, RHS में नंबर मॉड 10, क्या है नंबर 734, उसको मॉड 10 करने पे कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, राइट। अगली लाइन पे आया, अगली लाइन पे लिखा गया है नंबर डिवाइडेड बाय 10, सो 734 को 10 से डिवाइड करूंगा, कितना मिलेगा, 734 को 10 से डिवाइड करूंगा, कितना मिलेगा 73, सो 73 किस में आएगा,
इस Q1 में, फिर अगले लाइन पे मैंने किस में से निकाला है 10 मॉड करके, Q1 से, तो Q1 मॉड 10 कितना आएगा, Q1 मॉड 10 कितना आएगा 3 ना, उस 3 को किस में डाल रहा हूं मैं R2 में, तो इसमें क्या आ गया 3, फिर अगले लाइन पे Q1 के साथ ही ऑपरेशन है, Q1 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा 7, सो इसको किस में डालूंगा R3 में, सो सी R3 तक रेडी है, फिर सम इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों का एडिशन आ रहा है 14, तो सम में गार्बेज हटा के कितना आ रहा है 14, दैट्स इट, खत्म, क्लियर है एवरीवन, ऑनलाइन पीपल, सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज करके वो काम किया है, क्लियर है क्या, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को, एवरीबॉडी, तो अब 3 डिजिट है, कल को 4 होंगे 5 होंगे, वो करना है तुमको आज काम, 6 या 7 डिजिट तक करो, 7 इज माई फेवरेट नंबर, तो 7 तक करो, हला फॉर अ रीजन, सो कैसे करना है, एल्गोरिथम समझो, क्या करेंगे, लेट से 7 3 4 8 ऐसा कोई नंबर है, पहले इसमें से 8 को अलग करेंगे, फिर 7 3 4 अलग होगा, फिर 4 को अलग करेंगे, 7 3 अलग होगा, फिर 3 को अलग करेंगे और 7 को अलग करेंगे, तो इसमें एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा लग जाएगा मुझे, अभी Q1 लगा था ना, इधर Q2 एक्स्ट्रा लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले मेरे पास है नंबर 7348, उसमें से मैंने R1 निकाल लिया, राइट, अब R2 जो मुझे चाहिए 4, वो तो 7348 से नहीं मिलेगा, वो तो 734 से मिलेगा, तो फिर मैं Q1 में क्या किया, पहले 734 ले लिया अलग से, राइट, मतलब ही नंबर डिवाइडेड बाय 10 से मैं उसमें 734 ले लिया, और फिर इसमें से मैंने क्या निकाला, फिर इसमें से मैंने क्या निकाला R2 निकाला, फिर R2 निकालने के बाद मुझे अभी R3 चाहिए, मतलब 3, तो 3 734 से नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने क्या किया 7 3 को सेपरेट कर लिया 734 से, और फिर उसमें से क्या निकाला R3 Q2 मॉड 10, और फिर 7 3 से R4 दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय 10, ये 4 मिल गए, 5 डिजिट होगा तो 3 वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, 6 डिजिट होंगे तो 4 5 6 Q2 Q3 बढ़ता जाएगा, राइट, फिर ये बहुत से रिपीटेशंस होंगे, तो कल को जब जब प्रॉब्लम आएगी किसी ना किसी को अवतार लेना पड़ेगा, तो लेंगे जब समय आएगा तब, अभी के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा उस पर, मेहनत करोगे तभी तो कंसेप्ट ऑसम लगेगा ना, कि जब मैं 7 डिजिट का कोड कर 7 डिजिट निकालने के लिए इतना कोड कर रहा हूँ, और आगे कल को 17 डिजिट है, तो मुझे बहुत लंबा कोड लिखना पड़ रहा है, तब जाके लूप कितना औसम है मुझे समझ में आएगा, तो पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट मतलब टॉपिक पढ़ते वक्त पहले प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, फिर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, अंडरस्टूड, तो 7 डिजिट तक काम कर पाएंगे सब लोग, ठीक है, तो अभी तो 3 डिजिट का ट्राई करो सब लोग, या 3 डिजिट का मैंने करके दिया, 4 डिजिट का ट्राई करो एवरीबॉडी, ऑनलाइन समझा ये वाला पार्ट, फोर डिजिट को ट्राई करो, चलो क्विक, सिंपल है, कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो मैं हेल्प करूंगा, सो ट्राई फॉर 4 डिजिट, 4 डिजिट की सम प्रिंट होनी चाहिए, शेयर करो ना ऐसा, 2 मिनट करा कोड, हमेशा कोड करने से पहले बेटा पेन पेपर लेके हमने प्रॉपर एल्गोरिथम बनाना चाहिए, स्टेप्स बनाने चाहिए,
कि कैसे कैसे वो वर्क होता है, फिर हमने कोड करना चाहिए। अभी ये इजी लग रहा होगा तो यू कैन गो विद दैट, नो इशू। बट हर बार कोई भी तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलता है तो पहले पेन पेपर पे रफली समझना है कि मुझे क्या क्या लगने वाला है, फिर प्रॉपर स्टेप्स लिखते जाना है उधर। यस, इफ एनीवन इज फेसिंग एनी इशू ऑनलाइन में तो बताओ, सिंपली शेयर योर स्क्रीन। इधर मैं देख रहा हूँ सारा, मैं तुमको गाइड करता हूँ उसे। और उतना तुम खुद इंटरेक्टिव रहो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। द ओनली डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज दैट, बाकी कंटेंट डिलीवरी वगैरह सब सेम है। इधर हाइब्रिड की वजह से फील भी तुमको क्लास में बैठे जैसा ही आता है। ओनली प्रॉब्लम यह है कि मैं अभी इनके जैसे जाके चेक कर रहा हूँ क्वेश्चंस के आंसर्स, वैसे तुम्हारे चेक नहीं कर सकता। तो एक तो तुमने कोड कमेंट करना है यहाँ पे, या फिर स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाना है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। तो वो प्रोएक्टिवली उतना करो बेटा, ये तुमको रिक्वेस्ट है सब लोगों को। ठीक है।
ओके, सो गुड। यस, बाकी लोग चलो कमेंट करो। आई थिंक श्यामल बेटा तुम यहीं पे टाइप करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए एंटर दबाने के बाद वो तुरंत वो आ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे टाइप मत करो, वेगळा कोड टाइप कर आणि मग याच्यामध्ये पेस्ट कर, ठीक है? यस, एनी अदर डाउट ऑनलाइन? समझ में आ रहा है? ये बेसिक है। नहीं, सी, अगेन 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 अगेन, इधर ध्यान दो। R3 के बाद Q3 होगा या P3 होगा वगैरह, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है? वेरिएबल नेम क्या होंगे वो भी नहीं है पार्ट। वापस तुम कंफ्यूज कब होगे? जब तुम उसको वेरिएबल नेम के साथ रिलेट करने लगोगे। तो सिंपली अपना टारगेट क्या है, इधर समझो एवरीवन। ये 7384 ऐसा एक नंबर है मेरे पास। तो ये 4 साइड में करने के बाद, ये 4 एक वेरिएबल लेने के बाद, मतलब ए में ले लिया मैंने उसको, तो उसके बाद ये 783 मुझे अलग करना है ना। तो 783 को अलग करने के लिए मुझे क्या लगेगा? एक दूसरा वेरिएबल लगेगा। मतलब ए में क्या है अभी? 4, बी में क्या है? 783। तो अब मुझे जो 8 बाहर निकालना है वो किस में से निकालना पड़ेगा? फिर बी में से निकालना पड़ेगा। तो बी में से निकालना पड़ेगा। तो बी में से मैंने एक 8 अलग ले लिया, उसको ले लिया सी में, राइट? उसमें से 7 3 अलग निकालना पड़ेगा। तो 7 3 किस में रख सकता हूं मैं? डी में। तो अब अगर मुझे 3 अलग निकालना है तो किस में से निकालूंगा? डी में से निकालूंगा। तो डी में से एक 3 अलग मिलेगा मुझे, लेट से ई, और 7 मिलेगा मुझे एफ में। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो नेम से कंफ्यूज मत रहो। ये सॉर्टेड है कि नहीं एवरीबॉडी? ये सॉर्टेड है क्या? एक एक वेरिएबल। तो वेरिएबल क्यों ले रहे हैं हम लोग? वेरिएबल हमको स्टोर करने के लिए। अब मीनिंगफुल नेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, इसलिए। यहां पे ध्यान दो एवरीबॉडी। व्हेन वी डिवाइड दिस, व्हेन वी डिवाइड एंड मॉड, दो ऑपरेशन कर रहे हैं हम। हर एक नंबर के साथ हम दो ऑपरेशन कर रहे हैं। एक क्या? डिवीजन, और एक क्या है? मॉड। सो मॉड अगर है तो तुमको ये रिमाइंडर मिल रहा है, राइट? और डिवीजन अगर है तो तुमको पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल रहा है। फिर उस क्वेश्चन को तुम मॉड कर रहे हो, रिमाइंडर मिल रहा है। क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हो, वापस एक दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन रिमाइंडर के केस में उसको समझो। आई होप ये डायग्राम से क्लियरिटी आई है। ये समझा क्या कैसे जा रहा है? तो क्या करते करते जाना है मुझे? क्लियरिटी आई है क्या? तो कैसे मुझे वेरिएबल्स लगने वाले हैं, यहाँ पे क्लियरिटी आ जाती है ना कि मुझे कितने वेरिएबल लगने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इधर ऑनलाइन अंडरस्टूड? ये देखो, इसने तो ABCD EF भी लिया है। गुड, अजिंक्य ने।
मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था अभी। परफेक्ट। तो बेटर है ABCDEFGH से गए तुम, तो तुमको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी क्या रे मुझे करना क्या है एग्जैक्टली exactly? वो क्या होता है ना, R1 Q1 वगैरह रट्टा नहीं मारना है कोडिंग में, कभी भी रट्टा नहीं मारना है। अल्गोरिदम समझो, अल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जाओ, अल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जाओ। वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। कोई X बोलो, Y बोलो, M बोलो, N बोलो। वो R1 R2 इसलिए बोल रहा हूं मैं ताकि सेंसिबल लगे कुछ ना कुछ वेरिएबल नेम्स। बट फिर तुम अगर उसको रट्टा मारने जैसा ले रहे हो कि ये लिखने के बाद ये लिखना है क्या, वो लिखना है क्या, उसके बाद वो लिखना है क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ रहा है साक्षी बेटा? क्लियर है? ये अजिंक्य ने जो लिखा है वो कोड देखो, उस कोड के अकॉर्डिंग समझो कि कैसे गया है फ्लो। अंडरस्टूड? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? झालंय तुझं 4 डिजिट? तुझं झालंय का 4 डिजिटचा आन्सर आलाय का? काय इश्यू येतोय? यस, कुछ बोलना है बेटा तुमको? रेज हैंड किया है। यस, ओके, शेयर योर स्क्रीन। एरर आया तो स्क्रीन शेयर करो बिंदास, ठीक है? यस, क्या हो रहा है? शेयर नहीं हो रही है क्या? डू वन थिंग, कोड कॉपी पेस्ट करो। जो भी तुमने कोड किया है उसको कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे सिंपली। यू आर गेटिंग कंपाइलेशन एरर राइट, या आउटपुट गलत आ रहा है, या जो भी होगा तुम कोड भेजो तो कोड से क्लियरिटी आ जाएगी। सो यू आर गेटिंग एरर इन प्रिंटअप बेटा। प्रिंटअप में तुमने सिंटैक्स गलत लिखा है। %d को डबल कोट्स होने चाहिए ना। सबसे लास्ट लाइन पे एरर आ रहा है ना तुमको, राइट? R1 पे? हाँ, तो R1 पे आ रहा है तो उसके लिए भी मैंने कल एक्सप्लेनेशन दिया था, याद है क्या? एवरीबडी इधर देखो सब लोग, ये कुछ ऐसा कोड है, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 7348 एंड देन इंटीजर R1 इक्वल्स टू नंबर मॉड 10। तो कल ही इस बात पे डिस्कशन हुआ है। नाउ समवन इज गेटिंग एरर ऑन लाइन नंबर 2, समवन इज गेटिंग एरर ऑन लाइन नंबर 2। सो क्या प्रॉब्लम हुआ इधर एवरीबडी? क्या हुआ है? अगर तुम बेटा वहां पे जाके चेक करोगे, कंपाइलर नीचे तुमको एक बोला होगा कि मिसिंग सेमीकोलन बिफोर लाइन नंबर 2। तो लाइन नंबर 2 पे एरर आ रहा है, मतलब सेमीकोलन मिसिंग कहाँ पे है? यहाँ पे। यही चीज पे मैंने कल डिस्कस किया था, यही पार्ट मैंने बोला था कि स्टक कहाँ पे होते हैं हम? लाइन नंबर 2 पे, बट एक्चुअली एरर कहाँ पे है? लाइन नंबर 1 पे। अंडरस्टूड? समझे क्या? ये कल का जो पार्ट मैंने बोला था वो क्लिक हुआ क्या? अब वो क्लियर करने के बाद तुमको वापस एक एरर आएगा नीचे, लाइन नंबर सबसे लास्ट वाली जो लाइन है वहां पे। और वो होने के बाद और एक एरर आएगा बेटा तुमको मेन के अंदर। मेन के अंदर तुमने ये सीधा मेन के अंदर लिखा है बेटा, मेन का ब्रैकेट ओपन करके इसके अंदर ही सारा लिखा है। ये नहीं होना चाहिए, मेन यहाँ पे खत्म होके
यहाँ पे करली ब्रैकेट है एज पर द सिंटैक्स, गेटिंग? तुमने राउंड ब्रैकेट दिया है, क्लियर है? अंडरस्टूड? सो दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स. वॉइड मेन, ये राउंड ब्रैकेट रिप्रेजेंटिंग फंक्शन, फिर ये फंक्शन की बॉडी, इस बॉडी के अंदर वो पूरा कोड रहेगा. सो वो सिंटैक्स करेक्ट करो, सो रन हो जाएगा कोड. बाकी एज पर दी अल्गोरिदम, अल्गोरिदम में Q1 Q1 Q2 Q2 R3 R4, हाँ बट सब में तीन ही कर रहे हैं ना, सब में भी R4 होना चाहिए. ओके, करेक्ट दैट एंड शेयर दैट कोड अगेन. हो गया इधर? चले, यस. ओके, तुला काय इश्यू येतोय बेटा? काय इश्यू येतोय? मेमरी डायग्राम निकालो. तुला मेमरी डायग्राम आलाय पार्ट लक्षात? मेमरी डायग्रामचा पार्ट लक्षात आलाय का? अगेन रिपीट कर कालचं आणि आजचं लेक्चर. कालच आपला टेक्निकल सुरू झालाय, कालच ना, आय थिंक ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, तीसरा दिवस है आज. ओके, सो रिपीट कर ते 2 लेक्चर. हाँ एवरीवन, जिन लोगों को भी, देखो समटाइम्स क्या होता है, कुछ लोगों को रिपीटेशंस की जरूरत है यहाँ पे, कि लाइव लेक्चर में कुछ चीजें नई समझ में आती है या कनेक्ट नहीं होती है, थोड़ा सा मैं आगे चला गया, या फिर वहां पे आई डोंट नो व्हाई यू आर हेजिटेटिंग टू टेल मी टू रिपीट. तो वहां पे अगर मुझे रिपीट करने में, बोलने में दिक्कत है, तो आज का जो पार्ट होगा तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स आ जाती है, आ जाती है ना? ये इवेंट का लिंक कैलेंडर पे मिला होगा ना तुमको, राइट? तो वहां पे वो रिकॉर्डिंग मिल जाती है. एंड फॉर दोज पीपल हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन, यूट्यूब पे अपलोड होते हैं बेटा ये लेक्चर्स रोज, ठीक है? तो यूट्यूब पे जाके तुम उसको रिपीट कर सकते हो अगर तुमको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है? इफ यू आर नॉट गेटिंग दोज लेक्चर्स यू कैन पिंग मी, मुझको बताओ. बट सिंपली यूट्यूब पे जाओगे, प्लेलिस्ट में देखोगे जावा फुल स्टैक का, तो वहां पे तुमको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे. अंडरस्टूड? क्लियर है क्या एवरीवन? तो आधीच्या बॅचला होता का रे? कुठला कुठल्या बॅचला होता? हा, आधी होता का तू कुठेतरी? आधी कधी आलाय का बॅचेसला कुठल्या? अच्छा, यस. सो एनी अदर डाउट? ऑनलाइन में सब लोग समझा है आज का पार्ट? एवरीवन, एवरीबडी अंडरस्टूड? सो समरी, समरी, समरी. ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो सबसे पहली लाइन जो नोट करके रखनी है, दैट इज एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग. हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. क्या करता है? हर ऑपरेटर कुछ ना कुछ रिटर्न करता है. उसने रिटर्न की वैल्यू कहां पे आके रुकती है? डमी में. डमी क्लियर है सबको? डमी वाला पार्ट क्लियर है क्या सबको? डमी वेरिएबल क्लियर है क्या? वहां पे एक डमी पे वो वैल्यू आके रुकती है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? फिर हमने देखा ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड. तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई इज क्या क्लियर टू यू? क्या करते हैं? बस डिवीजन और मॉड में किसी को कंफ्यूजन हो सकता है. सो डिवीजन गिव्स क्वोशंट, मॉड गिव्स रिमाइंडर. क्लियर? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग में अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू. व्हाई आई एम सेइंग ऑपरेशनल वैल्यू?
क्योंकि मैं अगर 10 + 20 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 30, बट मैं अगर 10 + 20.2 करता हूं तो मुझे 30.2 मिलेगा। मतलब मुझे इंटीजर भी मिल सकता है, मुझे फ्लोट भी मिल सकता है, डबल भी मिल सकता है। मतलब डेटा टाइप रिटर्न टाइप क्या है अरिथमेटिक का ऑपरेशनल वैल्यू, जो भी ऑपरेशनल वैल्यू आती है वो ऑपरेशनल वैल्यू मुझे मिलेगी। सो मे बी इट मे बी इंटीजर, इट मे बी फ्लोट, इट मे बी डबल। अंडरस्टूड एवरीवन? सो ये एक पार्ट हुआ, डमी वाला पार्ट समझा है, वैल्यूज कैसे आके रुकती है। डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट समझा है। गाइडलाइंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग समझी है। तो आज से वो कोड लिखना स्टार्ट करना है काम, ठीक है। जो भी असाइनमेंट रहेंगे, इफ वो फॉर्म भरा है ऑनलाइन वाले लोगों ने तो उनको वो मेल पे या व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे तुम्हारे वो मिल जाएगा, ठीक है। आज इवनिंग में या कल सुबह तक मैं वो भेजने को बोलता हूँ, ठीक है। बाकी तुम लोगों को तो तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, राइट? क्लियर है? व्हाट्सएप ग्रुप की जगह पे आगे से एक चीज याद रखनी है, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे 1-2 दिन, जो तुम्हारा गूगल कैलेंडर का इवेंट होता है उस गूगल कैलेंडर के इवेंट पे एक लिंक अटैच करके रखी है हमने, ठीक है, नोट्स की। तो उस पर क्लिक करोगे तुम तो तुम्हें एक गूगल ड्राइव का फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में जितने भी असाइनमेंट्स है, कोड्स है या पीडीएफ है वगैरह, वो सब चीजें वहां पे अपलोड होती रहेगी। वहां पे जाके तुमने वो एक्सेस करना है। नो नीड टू शेयर इट ऑन ग्रुप्स। वहां पे सिंपली जाके वो सारा एक्सेस करना है, पूरा अलाइनमेंट वहां पे करके रखा है, ठीक है। अंडरस्टूड? समझ में आया क्या सब लोग? समझे क्या? क्या नया पता चला आज जिंदगी में? हाँ, प्रिंटअप वाला तो रह गया ना अपना। प्रिंटअप समझा है क्या अच्छे से? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कुछ चीजें अगर क्लियर नहीं है तो सिंपली अब ये रिकॉर्डिंग जनरेट होगा थोड़ी देर में या यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो वंस इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब, वापस वापस क्या करो, रिपीट करो, ठीक है। वापस वापस उन कंसेप्ट को रिपीट करो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि रिपीट करो मतलब फिर क्या अलग क्या रहा, फिर सर आपने वही रिपीट करने बोल रहे हो। तो रिपीट करने पे थोड़ा और क्लियरिटी आएगा। फिर भी नहीं समझा है तो आस्क टू मी कि सर ये नहीं समझा है, 2 बार रिपीट करने पे भी दो कुछ और एग्जाम्पल देके बताओ, ठीक है। नाउ इन दैट प्रिंटअप आई कैन नॉट गिव एग्जाम्पल्स, दैट इज पार्ट ऑफ सिंटैक्स ना। सिंटैक्स में एग्जाम्पल नहीं दिए जा सकते या सिंटैक्स में एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जा सकता। कैसे? कल को कोई बोलेगा ये करली ब्रैकेट ही क्यों यूज किया, उसकी जगह पे राउंड ब्रैकेट क्यों नहीं यूज किया, या उसकी जगह पे एंगुलर क्यों नहीं यूज किया, तो किसको पूछने का? वो डेनिस रिची को जाके पूछने। समझे? कौन है डेनिस रिची? डेनिस रिची कौन है? डेनिस रिची कौन है ऑनलाइन? हाँ मतलब कौन? किताबों में लिखा होता है डेनिस रिची इज फादर ऑफ सी। देन हु इज मदर ऑफ सी? और वो किस प्रक्रिया से वो लैंग्वेज बनी है फिर? इट शुड बी फाउंडर ऑफ सी या इन्वेंटर ऑफ सी। फाउंडर भी नहीं, एक्चुअली इन्वेंटर ऑफ सी होना चाहिए ना। उसने वो बनाया ना, उसने डेवलप किया ना, डेवलपर है वो। सी प्रोग्रामिंग उसने डेवलप की, फाउंड की या इन्वेंट की। फादर कैसे हो सकता है? समझे? सो एक लास्ट बैच में एक किस्सा ऐसा हुआ कि मैं बोला कि हु इज मदर ऑफ सी, तो एक बंदे ने गूगल से एक नाम ढूंढ के लाया कि हाँ सर उसको। तो था पार्ट है एक्चुअली कि डेनिस रिची की जो टीम थी उसमें किसी महिला का नाम था वो। तो नॉट नेसेसरी ना, तुम ऐसे रिलेशन कैसे जोड़ रहे हो डायरेक्ट? तो सेंसिबल आंसर्स होने चाहिए। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? तो पहले सी प्रोग्रामिंग क्या है वो बताओ ना, राइट? कि ऐसी ऐसी लैंग्वेज है, इस चीज के लिए काम आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची एट बेल एंड टी लैब्स इन 1970। क्या करूं मैं इसका? 1972 में बनाई,
या अभी बनाई या 1857 में बनाई है, मुझे क्या करना है उस चीज से? तू सी प्रोग्रामिंग क्या है वो बता ना, वो पूछा है तो। बेल लैब में बनाई, इधर बनाई, उधर बनाई, ये सब गंदगी ये 5 मार्क के लिए आंसर लिखने की वजह से आई है। एग्जाम में 5 मार्क के लिए एक आंसर लिखना है, उसके लिए हम पढ़े जा रहे हैं, बस रट्टा मारे जा रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं होनी, पता होना चाहिए, लेकिन तो पहले व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग बता, फिर ये एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन बता ना। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? इट इज अ ग्रीक वर्ड, तो मैं क्या करूं? इट इज अ ग्रीक वर्ड। स्पेनिश है, फ्रेंच है, क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है वो बता ना भाई। फिर बता इट इज ग्रीक वर्ड, फिर ऐसे यहां से आया वहां से आया। ग्रीक नहीं होता, संस्कृत भी होता, तो फर्क क्या पड़ता? कंसेप्ट तो वही है। तो मुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन करो ना, समझे? समझ में आ रहा है? सो कुछ चीजें सुधारने की जरूरत है बहुत लेवल पे, तो हम उसमें हेल्प करेंगे तुम लोगों को, डोंट वरी। समझ में आया क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन? अंडरस्टूड? Yes. So it is giving error on last line because you have used single quote बेटा, डबल कोट यूज करो, डबल कोट परसेंट डी के बाद। अंडरस्टूड? बिकॉज सिंगल कोट फिर भी नहीं, फिर पेस्ट करो वापस, फिर दूसरा। अच्छा, इंट लिखा है प्रिंटफ के आगे। प्रिंटफ के आगे कैसे इंट हो सकता है? प्रिंटफ इज अ फंक्शन ना, उसको डिक्लेयर थोड़ी कर रहे हैं हम, उसको कॉल कर रहे हैं ना उधर, तो प्रिंटफ के आगे इंट नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? यहाँ पे एक चीज नोटिस की क्या सबने? देखो, मतलब ये अभी कमेंट्स तुमको नहीं दिख रहे, बता रहा हूं अभी। एक कमेंट आया यहाँ पे ऑनलाइन में, उस कोड में सिंगल कोट में नोटिस किया तुरंत, ठीक है? प्रिंटफ में मुझे सिंगल कोट दिखा, तो मैं बोला कि उसको करेक्ट करो, बट शी इज सेइंग कि स्टिल एरर आ रहा है। फिर मैंने वो इंट नोटिस किया। समझ में आ रहा है? तो एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना हम। समझ में आ रहा है? तो एक एरर हटाऊंगा, मैं रन करूंगा, फिर मुझे वहां पे क्लियरिटी है, मुझे वहां पे क्लियरिटी है कि वहां पे डबल कोट्स ही होने चाहिए। फिर मैंने कहाँ पे चेक किया होगा? फिर मैंने आजू बाजू चेक किया, तो मुझे वो वहां पे दिखा कि इंट प्रिंटफ ऐसे लिखा गया है। तो इंट प्रिंटफ ऐसे लिखा गया है, तो इंट का कोई लेना देना है नहीं ना प्रिंटफ के साथ। इंट इज फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो प्रिंटफ इज अ फंक्शन, वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, वहां पे इंट का लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड? स्टिल एरर? तो चलो फिर इंट हटाने के बाद और ऊपर जाके कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा मुझे। वापस पेस्ट करो, वो सब हटाने के बाद वापस पेस्ट करो, और एरर क्या है वो भी पेस्ट करो। ओहो, 5 मिनट रुको। यस, वो हटाने के बाद वापस प्रिंट करो। और एरर क्या? हाँ, डू वन थिंग, एरर क्या है एक काम करो यार, पर तुम्हारा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना। हाँ, सो आई विल टेल यू ऑल पॉसिबल सिनारियोस। इसमें पॉसिबल सिनारियो ये हो सकता है कि अगर अभी तुमने डॉट सीपीपी फाइल बनाया बेटा, डॉट सीपीपी फाइल बनाया है, तो इन सीपीपी हेडर फाइल्स आर मैंडेटरी। हेडर फाइल्स क्या है? मैंडेटरी। तो प्रिंटफ अगर यूज करना है तो कंपलसरी मुझे हैश इंक्लूड stdio.h लिखना पड़ेगा कि प्रिंटफ फंक्शन का जो डिक्लेरेशन है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच नाम की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो तुम पहले वो चेक करो रिद्धि कि तुमने डॉट सीपीपी बनाया या डॉट सी फाइल बनाया है। तो डॉट सीपीपी बनाया है तो पहले तो वो हटाना पड़ेगा। हटाना नहीं पड़ेगा मतलब, बट अभी हम सी पढ़ रहे हैं तो हटाओ, बेटर है, क्योंकि मैं यहाँ पे वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना अभी। So better check the extension. So what is extension? It is dot .c. Okay, if it is dot .c, then void नहीं, फिर void main लिखा अगर है, int main लिखा है तो रिटर्न 0। एरर क्या दे रहा है? पहले तो एरर दिखाओ, एरर कॉपी पेस्ट करो वहां से। वेट 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 वेट, इज दैट कोलन? मुझे यहां से नहीं दिख रहा है क्लियरली। सेमी कोलन की जगह पे वो कोलन है क्या? सेमी कोलन ही है? सेमी कोलन ही है शायद, या कोलन है?
एक काम करता हूँ, सेमीकोलन टाइप करता हूँ। अच्छा नहीं, सेमीकोलन नहीं है वो। अब रन हो रहा है क्या? नहीं वो तो नहीं, रिद्धि तुम तुम्हारा कोड डालो बेटा, कॉपी पेस्ट करो, ये दिस इज राइट कोड। मुस्कान ये तो रन होगा ही। ठीक है। यस। रिद्धि, शेयर योर कोड। एंड व्हाट इज प्रॉब्लम विथ शेयरिंग स्क्रीन? बाकी लोगों को कोई, किसी को कोई एक स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। नहीं नहीं, वो भी ठीक है। इंट मैन भी ले लिया तो वो इशू नहीं आता है इतना एक्चुअली, देखा जाए तो। इंट मैन भी चल जाता है वहां पे। ठीक है। यहाँ पे 1 2 2 रिटर्न जीरो लिखो लास्ट में। डिपेंड्स ऑन कंपाइलर्स एक्चुअली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वर्ड मैन लो। वर्ड मैन लेते हैं तो बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। मोस्टली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर। printf%d कॉमा सम। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। R1 + R2 + R3 तीनों है मेरे पास। R4 भी है मेरे पास। कॉपी पेस्ट द सेम कोड। हाँ, डू वन थिंग। रिद्धि ने जो कोड किया है ना, कोई तो भी एक बंदा है, इसको कॉपी पेस्ट करो और अपने तरफ रन करके देखो। समटाइम्स ये होता है कि फाइल करप्ट हो जाती है, तो इस केस में हमने क्या करना चाहिए, एक नई फाइल बनानी चाहिए और नई फाइल में वो पेस्ट करना चाहिए। यस, यही कोड कोई तो भी उठाओ कमेंट से और अपने पीसी पे रन करके देखो, और रन होता है कि नहीं बताओ। और जो भी आता है एरर। हाँ, पहले स्क्रीन शेयरिंग का सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाओ कोई एक। कोई लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो शेयर योर स्क्रीन। मतलब वो रिद्धि कोई इशू है या सबको इशू है, मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा ना फिर। मे बी गूगल की सेटिंग होगी कुछ, तो फिर मुझे वो चेंज करवानी पड़ेगी। बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, बट स्टिल। यस। अजिंक्य या फिर साक्षी या फिर मुस्कान, प्रेरणा, कोई तो भी स्क्रीन शेयर करो। ओके, तेजस इज शेयरिंग। तेजस इज एबल टू शेयर। ओके, ये कोड कॉपी कर तेजस। ये उठा के डाल उधर जहाँ पे भी तूने लिखा है वहां पे। ठीक है। अब तू VS कोड यूज कर रहा है तो आई थिंक वो रिटर्न जीरो वगैरह लिखना पड़ेगा। पहले इसको रन कर, पहले इसको रन कर। वो देखते हैं बाद में क्या एरर देता है क्या नहीं। वेट वेट वेट, जा उधर वापस। सेटअप नहीं हुआ है मतलब? इस पे रन किया क्या तूने? पहले VS कोड पे फाइल रन किया होगा ना कोई ना कोई। एक मतलब VS कोड पे तूने रन किया होगा ना। हाँ, हैश कोड, हैश इंक्लूड वगैरह तो डालना पड़ेगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। VS कोड में वो कंपलसरी वो करना पड़ता है। डेव C++ के कंपाइलर्स में मैं बोल रहा था वो सब। और वो यूज किया है तो। नहीं, यहाँ पे नहीं किया है क्या? अरे फिर तू कोड किस में कर रहा है कब से? मैं जो बोल रहा हूँ कि कोड करो, तू किस में किया अभी इससे पहले? इसमें किया? इसमें किया ना? ओके। हाँ, तो इसी में किया तो भाई। वो क्या? हाँ, तो करेंगे उसको, एक काम करते हैं। रेडी नहीं हो रही है तो डू वन थिंग उसमें वो। हाँ करो ना बेटा, ट्राई करो शेयर करने का। तो वी विल सॉर्ट आउट। यहाँ पे एक काम करो, ऊपर रिटर्न जीरो करो पहले तो, इंट मैन से।
ऊपर एक काम करो, प्रिंटअप वाली लाइन कमेंट करो फिलहाल। प्रिंटअप का सीन नहीं लाना है मुझको उसमें कुछ। हाँ, यस। हो रहा है रिद्धि, तुम्हारा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, अब रन करो इसको। प्रोग्रामिंग डॉट एक्सी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एक काम करो, कॉपी करो पूरा कोड, नई फाइल में डालो। रन करो इसको। बाकी की फाइल रन हो रहे हैं क्या? दूसरा फाइल रन करके दिखा। अच्छा, बाकी के फाइल भी रन नहीं हो रहे तेरे, फिर सिर्फ तू कोड कर रहा है, रन करके नहीं देखा क्या अब तक? अरे तो बताना भाई, वैसा मैं सोच रहा हूँ इसी फाइल में प्रॉब्लम है। क्या आदमी है, बता। वो कर, करेक्ट कर उसको, सेटिंग करने पड़ते हैं वो VS कोड में। हाँ, और VS कोड में नहीं पॉसिबल तो अपना डेव C++ लगाने का मस्त। यस, ठीक है। ओके, तो यस रिद्धि, यू कैन शेयर योर स्क्रीन देन। यस, स्टॉप करो तुम। और कोई, रिद्धि का अगर नहीं शेयर हुआ तो हाँ हाँ, ठीक है, वो चलेगा, बट वो करेक्ट कर ले बेटा आउटपुट, तुझे तो तेरे करेक्ट आउटपुट आने चाहिए ना फिर। यस, गो टू डेव सी प्लस प्लस। डेव C++ में जाओ, वहाँ पे प्रिंट एफ। हाँ, प्रिंट एफ वॉज नॉट डिक्लेयर्ड बोल रहा है ना बेटा तुमको, तुम हैश इंक्लूड, वही तो मैं बोल रहा था। हैश इंक्लूड stdio.h करो ना। डालो उधर हैश इंक्लूड stdio.h। हैश हैश उस पे सिंगल कोट क्यों आएगा उसके आगे? अच्छा, वो कुछ प्रिंट करते वक्त होता है क्या? है ना, सिंगल कोट तुमने दिया है शायद। ठीक है, डालो, तुम टाइप तो करो पहले। अरे नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, वो नीचे। अरे बेटा, वो नीचे वो नोट है, वो सजेशन है तुम्हें। तुमको वो एज इट इज सिंगल कोट टाइप नहीं करना है, वो सिंगल कोट के लिए थोड़ी बता रहा है तुमको। वो तुमको बता रहा है सिंगल कोट में हाईलाइट करके कि ये ऐसा ऐसा इसके अंदर का टेक्स्ट होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो तुम। हैश, हाँ वो देखो, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h लिखो। STD, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio.h। yes, and simply run the code. Compile and run। उधर तीसरे नंबर का, उधर जाओ, कंपाइल एंड रन पे। एग्जीक्यूट में जाओ। हाँ, उधर होगा कंपाइल एंड रन। कंपाइल एंड रन करो। कंसोल नहीं दिख रहा है? कंसोल पे क्लिक करो, नीचे कंसोल है ना। क्लोज के बाद, क्लोज के बाजू में कंसोल है देखो। फाइंड रिजल्ट के बाद कंसोल। क्या दिक्कत है आईडी के साथ? वहां पे आउटपुट होना चाहिए एक्चुअली। कोड तो अभी रन हो रहा है। उठाओ ये कोड को वापस, कॉपी करो, नया फाइल बनाओ। फाइल में जाओ, गो टू न्यू, गो टू सोर्स फाइल, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल। प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, प्रोजेक्ट बाद में, प्रोजेक्ट अभी क्यों बनाना है? सिंपली एक फाइल बनाओ ना, उसमें प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। सोर्स फाइल। नहीं, नो करो, नो करो, नो करो। हाँ, पेस्ट करो, कंट्रोल S। हम्म,
फाइल नेम नीचे एक्सटेंशन बदलना मत भूलो बस। demo1.c या 2 जो भी करना है करो, 1.c करो। ओवरराइड मत करो, ओवरराइड मत करो, 1.c करो बस। जो भी है, जो भी नाम देना है वो नाम दो अलग। नीचे फाइल चेंज करो, सोर्स फाइल चेंज, ठीक है रहे नहीं भी की तो चलेगा, वैसे डॉट सी तो तुमने दिया है। सेव करो। हाँ रन करो अभी। ओके आ रहा है ना आउटपुट। ठीक है, तुमने में भी वो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट स्टिल जाओ कोड में वापस। वो हैश इंक्लूड हटाओ, कमेंट करो उसको। रन करो इस कोड को। देखो वार्निंग दे रहा है बट रन होगा कोड। बोला ना, फाइल इंक्लूजन आर नॉट मैंडेटरी। वहाँ पे वार्निंग आएगी, नीचे देखो एरर फ्री नहीं हुआ है, वार्निंग आई है लेकिन रन हो रहा है। पहले तुमने वो प्रोजेक्ट में बनाया था, वो प्रोजेक्ट में भी तुमने सीपीपी का बनाया होगा, सीपीपी प्रोजेक्ट बनाया होगा आई थिंक, इसके वजह से होगा। लेकिन प्रोजेक्ट क्रिएट करना ही नहीं है, सिंपली अपने को सिंपली नॉर्मल फाइल्स रन करना है ना फिलहाल। अंडरस्टूड एवरीबडी? सबको समझा है क्या? तो प्रोजेक्ट वगैरह नहीं, सिंपली सोर्स न्यू फाइल में काम करो। ओके दैट्स इट फॉर टुडे देन, कल कनेक्ट करते हैं इसी टाइम पे। चलो बाय।